हाय एवरीवन, वेलकम बैक। कैसे हैं सब? तो आज आपका डिस्कशन रहेगा आईआईटी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का, जो 2024 के पीवाईक्यूज हैं उनको हम डिस्कस करने वाले हैं। एंड आप सभी बच्चे आई होप मल्टीपल एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, जेई मेन, जेई एडवांस के लिए। तो आप यहाँ पे फुल ऑन तरीके से अपनी पढ़ाई करते हैं, बैचेस ज्वाइन करते हैं, टेस्ट सीरीज ज्वाइन करते हैं, लेकिन देर आर फ्यू मोर इंटरेस्टिंग एग्जाम्स जो आपने डेफिनेटली देना चाहिए। आईआईटी इज डेफिनेटली वन ऑफ दोज पेपर्स। आइजर का एप्टीट्यूड टेस्ट जो यहाँ पर आपका होता है, उससे आपको इंडिया के टॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट्स में एडमिशन लेने की पॉसिबिलिटी जनरेट करते आती है। एंड दैट इज अ ग्रेट प्लेटफॉर्म दैट यू कैन हैव अगर आपका रिसर्च में इंटरेस्ट है तो। एंड इसको आपने अगर ऑप्ट किया है, अगर आपने इसका फॉर्म भरा है, देन आई वुड रिकमेंड कि आप यहाँ पे थोड़ा सा इसको अच्छी तरीके से प्रिपेयर करके फिर जाएं, है ना। जस्ट बिकॉज आपने फॉर्म फिल कर दिया इसलिए आप यहाँ पे बिना किसी मेहनत के डायरेक्टली पेपर देने चले जाओगे, दैट इज ऑल्सो नॉट राइट। पुट इन सम एफर्ट्स सो दैट यू गेट गुड रैंक, है ना, एंड यू गेट अ गुड कॉलेज, ताकि आपको यहाँ पर अगर ये एक स्कोप बनता है, पॉसिबिलिटी बनती है फॉर योर फर्दर स्टडीज, देन यू विल हैव द बेस्ट पॉसिबल ऑप्शन अवेलेबल विथ यू, ठीक है ना। सो पीवाईक्यूज का डिस्कशन अगेन यहाँ पर आपको ये दिखाएगा कि आपकी तैयारी किस हद तक हो चुकी है, एंड आपको अगर कुछ और प्रिपेयर करना है, अगर आपको किसी और डायरेक्शन में मेहनत करनी है, तो किस डायरेक्शन में फर्दर एफर्ट ला के आप यहाँ पे इंप्रूवमेंट कर सकते हैं। एंड इसी डायरेक्शन में अगर आपको एफर्ट और अच्छी तरीके से लगाना है, देन क्विजर प्लेटफॉर्म पे आपका आईआईटी और एनईएसटी दोनों यहाँ पर आपके काफी इंपॉर्टेंट एग्जाम्स हैं, उनका टेस्ट सीरीज ऑलरेडी लाइव हो चुका है। आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अंदर 30+ टेस्ट आपको मिलने वाला है, ताकि आपको एक्जैक्टली पता चले कि आपके यहाँ पे जो टाइम मैनेजमेंट है, जो आपका क्वेश्चन सिलेक्शन है, जो आपकी स्पीड है, वो यहाँ पे एग्जाम में सही बैठेगी नहीं बैठेगी, राइट। क्योंकि हर एक पेपर का थोड़ा थोड़ा फ्लेवर डिफरेंट होता है। हर एक चीज को हम यहाँ पे जेई मेन या जेई एडवांस के साथ में कंपेयर नहीं कर सकते हैं। सिलेबस भले ही आपके यहाँ पर आपका सेम रहता होगा, लेकिन आपने भी देखा है कि जैसे बोर्ड में भी आपके यहाँ पे सिलेबस में वही टॉपिक्स होते हैं, जेई मेन में भी वही होते हैं, जेई एडवांस में भी वही होते हैं, लेकिन पेपर टू पेपर आपके यहाँ पर क्वेश्चन पूछने का तरीका एंड द टॉपिक्स दैट दे आर बेसिकली फोकसिंग ऑन, है ना। हो सकता है कि आपका बायनोमियल थ्योरम अगर मैं लेटेस्ट टॉपिक लेता हूं, तो जेई एडवांस ज्यादा करके सिग्मा वाले क्वेश्चंस पूछता है, जहां पे आपके सम ऑफ बायनोमियल कोएफिशिएंट्स हैं। लेकिन यहीं अगर आप जेई मेन की तरफ जाते हैं, तो हो सकता है कि वो आपको ज्यादा करके कोएफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर आर से रिलेटेड, आपके जनरल टर्म से रिलेटेड वो क्वेश्चन ज्यादा पूछना प्रीफर करेगा, ठीक है ना। तो आपका पेपर टू पेपर ये भी चेंज हो जाता है कि आपके जो चैप्टर्स इंपॉर्टेंट है, उनमें कौन से सब टॉपिक ज्यादा करके पूछे जा रहे हैं, ठीक है ना। तो इसलिए यहाँ पर एक अच्छा अंडरस्टैंडिंग लेकर अगर आप जाओगे तो आपके लिए सही रहेगा। आपको लिंक इस पर्टिकुलर टेस्ट सीरीज का डिस्क्रिप्शन में मिल रहा होगा, उसको आप जाके एक बार एक्सप्लोर कर सकते हैं एंड अपनी तैयारी फर्दर आगे बढ़ा सकते हैं। अभी के लिए लेकिन डिस्कशन स्टार्ट करते हैं हमारे 2024 के पीवाईक्यूज का। सबसे पहला सवाल देखो हम क्या सॉल्व करना चाहते हैं यहाँ पे। कंसिडर द फॉलोइंग लाइंस इन द एक्स वाई प्लेन, है ना। यहाँ पर लाइन 1 की इक्वेशन आप देख सकते हैं कि डायरेक्टली दे के ही रखी है, लेकिन लाइन 2 और लाइन 3 डायरेक्टली दी नहीं है, हमें यहाँ पर अपनी इक्वेशंस लिखनी पड़ेंगी, राइट। लेकिन लाइन 2 की इक्वेशन लिखना मेरे ख्याल से काफी आसान रहेगा आप सभी के लिए। आप सभी देख पा रहे होंगे कि यार इन दोनों ही कोऑर्डिनेट्स में खास बात क्या है। अगर कोई एक लाइन आपकी 0,1 से भी पास हो रही है और 100,101 से भी पास हो रही है, तो ये बहुत ही क्लियर है कि हम यहाँ पर कह सकते हैं कि यार y और x कोऑर्डिनेट का जो डिफरेंस है वो 1 के बराबर आ रहा है, ठीक है ना। दैट्स हाउ यू कैन रिलेट दिस पॉइंट एज वेल दिस पॉइंट, ठीक है ना। सो आप यहाँ पर कह सकते हैं कि इसका मतलब आपका जो y = x+1 है, दिस शुड बी द इक्वेशन ऑफ L2, ठीक है ना। y = x+1 पहली वाली इक्वेशन आपके इसमें ऑलरेडी है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो दोनों लाइंस है, इसका मतलब आपकी कम से कम पैरेलल तो नहीं है, इस बारे में यहाँ पर हमें गारंटी मिल रही है, ठीक है ना। अगर मैं अपनी थर्ड लाइन देखता हूं, तो थर्ड लाइन में यहाँ पर क्या सिचुएशन है कि आपको पॉइंट तो बहुत क्लियरली दिया हुआ है 1,11, लेकिन आपका जो डायरेक्शन है ना, वो समझाने के लिए इन्होंने क्या बोला है कि द लाइन इज इन दिस पर्टिकुलर डायरेक्शन, जो इस वेक्टर को आइडेंटिफाई करने में हेल्प करती है। ये वेक्टर क्या है आपका -i एंड +2j। सो -i मतलब 1 यूनिट पीछे एंड 2j मतलब आप यहाँ पे बेसिकली 2 यूनिट ऊपर जा रहे हो, ठीक है ना। तो ऐसे वेक्टर को अगर आप यहाँ पे क्रिएट करना चाहते हो, तो ये वेक्टर किस डायरेक्शन में जा रहा है ना। अगर आप ये लिखना चाहें कि ये किस डायरेक्शन में जा रहा है, उसी डायरेक्शन में आपकी लाइन क्योंकि जाने वाली है, तो आप यहाँ पे एंगल निकालना चाहोगे, ठीक है ना, कि ये एंगल बेसिकली एक्स एक्सिस के साथ में कितना, है ना, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, राइट। सो टू डू दैट आप यहाँ पर ये बोल सकते हैं कि अच्छा ठीक है, ये वाला जो एंगल है ये तो नहीं, लेकिन एक राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर मुझे इसके पास वाला जो एंगल है वो डेफिनेटली क्लियरली नजर आता है। तो यहाँ पे जो डॉट वाला एंगल है दैट इज π-θ। अगर मैं उसके बारे में यहाँ पर बोलता हूं, तो आपके यहाँ पर जो सामने वाला परपेंडिकुलर है वो 2 यूनिट का है, और जो आपका बेस है वो 1 यूनिट का है। मतलब अगर आप यहाँ पे tan ऑफ एंगल डॉट कितना है आपका π-θ, वो देखते हो तो आपको यहाँ पे 2 के बराबर नजर आता है, ठीक है ना। इसका मतलब आपका जो यहाँ पे tan थीटा होगा, जो कि आपका स्लोप है, स्लोप जो कि आपका tan थीटा होना चाहिए, है ना, उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी। तो हम यहाँ पे पहले tan थीटा लिख लेते हैं सिंप्लीफाई करके, क्योंकि ये क्या आ जाएगा आपका माइनस ऑफ tan थीटा, ये आ रहा है 2 के बराबर, मतलब tan थीटा एक्चुअली आपका -2 है, और यही आपका स्लोप का भी वैल्यू बनता है, ठीक है ना। तो आपको इस पर्टिकुलर लाइन का स्लोप पता चल गया है, -2 के बराबर है, एंड पॉइंट आपको पहले से देख रखा था। सो नाउ दिस थर्ड लाइन इज ऑल्सो वेरी क्लियरली सीन, है ना। लाइन की इक्वेशन क्या आ जाएगी,
y माइनस 11 इज इक्वल टू स्लोप विच इज बेसिकली -2 इंटू x माइनस 1, राइट। सो दिस इज द लाइन। अब यहां पर आपका जो सवाल है वो अगर ध्यान से देखोगे तो वो क्या है, लाइन को थोड़ा सा और क्लियरली लिख लेते हैं। -2x के साथ में आपको यहां पर कितना मिल रहा है, 13 मिल रहा है, राइट। सो दिस इज द थर्ड लाइन। सो आपका यहां पर सवाल क्या है कि अगर आप यहां पे ए नाम का एक सेट यहां पे क्रिएट करते हैं जो कि कैसे बना है, L1 और L2 के इंटरसेक्शन को आपने पहले देखा कि यार इनके अंदर कॉमन पॉइंट्स कितने आ रहे हैं, L2 L3 के इंटरसेक्शन को देखा और L3 L1 के इंटरसेक्शन को भी देखा। तो यहां पे जो इनका यूनियन है उसमें आपके इसमें यहां पे कितने एलिमेंट्स अलग अलग आ सकते हैं वो यहां पर आपको डिस्कस करना है, ठीक है ना। सो आइडिया क्या है, क्योंकि आपके यहाँ पे कोई सी भी लाइंस पैरेलल नहीं है, सो दो ही सिचुएशंस बेसिकली यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेंगे, ठीक है ना। एक सिचुएशन आपकी हो सकती है कि यार आपकी जो तीनों लाइंस हैं, है ना, वो इस तरह से अलग अलग लोकेशन से पास हो रही है और तीनों लाइंस क्योंकि आपकी पैरेलल नहीं है तो आपके तीन यहां पर इंटरसेक्शन पॉइंट्स आएंगे। L1 L2 का अलग आएगा, L2 L3 का अलग आएगा, L3 L1 का इंटरसेक्शन पॉइंट अलग आएगा। बट अनदर सिचुएशन दैट कैन हैपन विद नॉन पैरेलल लाइंस इज बेसिकली द कंडीशन ऑफ कॉन्करेंसी। हो सकता है कि आपकी तीनों की तीनों लाइंस सेम पॉइंट से पास हो जाए, तो उस सिनेरियो में आपके इसमें यहाँ पे जो कॉमन पॉइंट्स है वो सब में सेम आएंगे और यूनियन करके आपके इसमें एक ही एलिमेंट बेसिकली नजर आएगा, ठीक है ना। तो आपको बस यही आइडेंटिफाई करना है कि ये जो तीनों लाइंस है ये इस तरह से ट्रायंगल क्रिएट करने वाली हैं या कॉन्करेंट हो जाने वाली है। तो बहुत ही सिंपल सा हम यहाँ पे काम करेंगे, पहले दोनों लाइंस को सॉल्व कर लेते हैं, वहां से जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ रहा है उसको इस लाइन में सेटिस्फाई करके देखेंगे कि सेटिस्फाई हो रहा है या नहीं हो रहा। अगर हो रहा है मतलब कॉन्करेंसी है, अगर नहीं हो रहा है मतलब कॉन्करेंसी नहीं है, तो यहाँ पे 3 पॉइंट्स आपका आंसर बन सकता है, ठीक है ना। सो अगर मैं पहले दोनों लाइंस को अगर यहाँ पे सिंप्लीफाई करता हूं तो आपका जो सॉल्यूशन है वो कैसे निकल कर आएगा। अगर आप L1 एंड L2 को सॉल्व करते हो, L1 L2 को सॉल्व करने का मतलब क्या है कि आप यहाँ पे 5x के साथ में -2 टाइम्स ऑफ y के प्लेस में x+1 डालो एंड राइट हैंड साइड में आपको 1 मिल रहा है। सो ये कितना हो जाएगा आपका 3x एंड इक्वल टू 3, मतलब x की वैल्यू 1 आ जाएगी। x की वैल्यू अगर 1 आ गई तो y की वैल्यू मतलब आपको 2 मिल जाएगी, ठीक है ना। सो 1, 2 इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, है ना। यहाँ पे 1 डाल के 2 आ रहा है और यहाँ पर भी x की वैल्यू 1 डाल के y की वैल्यू 2 ही आपको बनते हुए नजर आ रही है, ठीक है ना। सो 1, 2 क्या इसको भी सेटिस्फाई करेगा क्या, ये आप बस यहाँ पे इनपुट में डाल के देख लो कि इसके अंदर 1, 2 डाल के क्या हो रहा है, राइट। सो यहाँ पे अगर आप इनफैक्ट ऐसा बोलो कि x की वैल्यू 1 डाल के आपकी y की वैल्यू कितनी निकलती है, सो y की वैल्यू अगर आप यहाँ पे कैलकुलेट करोगे तो ये तो आपको 11 के बराबर मिलेगी, राइट। जब आप यहाँ पे x की वैल्यू 1 डालते हो तो, राइट। सो दैट मीन्स कि यहाँ पर आपका ये जो पॉइंट है ये सेम लोकेशन पे इंटरसेक्शन शो नहीं कर रहा है, ठीक है ना। तो ये आपका हो जाता है गड़बड़, मतलब ये हो जाएगा आपका सही सिलेक्शन। और ये अगर आपका सही सिलेक्शन मतलब ऐसे आपके उसमें 3 अलग अलग पॉइंट्स आने वाले हैं, इसलिए काउंट अगर आप करते हो तो ए ऑप्शन में आपको जो 3 लिखा हुआ दिख रहा है ये आपका सही आंसर बन जाएगा, ठीक है ना। क्वेश्चन इज ऑफ गुड क्वालिटी, जहां पर आपको करना वैसे ज्यादा कुछ नहीं है ना आपको, लेकिन पहले क्या है 2 अलग अलग लाइंस की इक्वेशन खुद से लिखनी थी और फिर यहाँ पे टेस्ट करना था कि यहाँ पे कॉन्करेंसी होगी या इस तरह का ट्रायंगल बनने वाला है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है वो है ये वाला भी काफी बढ़िया सवाल है ना। कॉन्सेप्चुअली आपको यहाँ पर चीजें अगर पता है तो इजी है, लेकिन सवाल जिस तरह से स्ट्रक्चर किया है इट इज अ गुड क्वेश्चन। Let A be a set of points in the xy plane which are equidistant from these 2 points. So अगर आप यहाँ पे इन दोनों पॉइंट्स को देखते हैं तो ये दोनों पॉइंट्स क्या है आपके x एक्सिस पे ऊपर लोकेटेड पॉइंट जो ओरिजिन से इक्विडिस्टेंट है, जल्दी बताओ। सो आपको इतना तक क्लैरिटी मिल ही गया है, -1,0 एंड 1,0 है ना। ये जो आपके 2 पॉइंट्स हैं P एंड Q, इनके साथ क्या किया इसने, है ना, एक A नाम का सेट ऑफ पॉइंट्स इसने यहाँ पे क्रिएट किया है विच आर इक्विडिस्टेंट। तो वो एग्जैक्टली सेट A यही होगा जो आपका y एक्सिस है। y एक्सिस की हम यहाँ पे बात क्यों कर रहे हैं, क्योंकि वो एग्जैक्टली किस तरह से सर्व कर रहा है आपका y एक्सिस। y एक्सिस बेसिकली परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है PQ लाइन सेगमेंट का, ठीक है ना। सो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की ही ये प्रॉपर्टी होती है कि एवरी पॉइंट लाइंग ऑन इट इज बेसिकली इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द एंड पॉइंट्स, राइट। सो मतलब यहाँ पर ये जो A सेट का यहाँ पर बात चल रहा है वो y एक्सिस को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। लेट B बी द सेट ऑफ पॉइंट्स इन द xy plane which are equidistant from A and Q. Now you need to understand this pretty clearly कि यार आपका A जो है वो तो एक लाइन का रिप्रेजेंटेशन है और Q एक पॉइंट है आपका, राइट। सो जब आप कहते हो कि आपके एक ऐसे पॉइंट के बारे में बात चल रही है जो B का रिप्रेजेंटेशन है जिसका डिस्टेंस एक लाइन से और एक पॉइंट से इक्वल निकल कर आ रहा है, तो ये क्लियरली आपके पैराबोला की डेफिनेशन बोली जा रही है, ठीक है ना। एक ऐसे पॉइंट का लोकस जिसका डिस्टेंस इस पर्टिकुलर सेट ऑफ पॉइंट्स मतलब लाइन से एंड इस पर्टिकुलर फिक्स पॉइंट से बराबर निकलकर आ जाए, ठीक है ना। ऐसे पॉइंट के लोकस को बेसिकली यहां पे डिस्कस किया जा रहा है, राइट। सो व्हाट इज दिस पर्टिकुलर लोकस गोइंग टू बी, इट इज गोइंग टू बी अ पैराबोला व्हिच इज गोइंग टू बी अ राइट ओपनिंग पैराबोला, है ना। आपका ये डायरेक्ट्रिक्स की तरह काम करेगा या आपके फोकस की तरह काम करेगा, ठीक है ना। सो आपका जो पैराबोला बनने वाला है वो इस तरह से राइट ओपनिंग पैराबोला होगा,
राइट। और राइट ओपनिंग पैराबोला की आप यहां पे क्या कर सकते हैं, इक्वेशन काफी डायरेक्टली आप यहां पे लिख सकते हैं, बिकॉज आपको इसका वर्टेक्स भी बड़े क्लियरली नजर आएगा। वर्टेक्स भी आपका क्या होगा, इन दोनों लोकेशन से इक्वी डिस्टेंट होना चाहिए। तो ये लोकेशन क्या है, आपकी ओरिजिन वाली लोकेशन है, ये आपका 1 वाला लोकेशन है। इसका मतलब वर्टेक्स कहां पे आ जाएगा, आपका वर्टेक्स आपका बेसिकली हाफ पे आ जाएगा, ठीक है ना। तो मतलब वर्टेक्स की लोकेशन हम क्या बता सकते हैं, हाफ कॉमा 0 बता सकते हैं। वर्टेक्स आपका हाफ कॉमा 0 पे लाई करेगा इस तरह के पैराबोला का, राइट। सो ये आपका बी है ना, ये सेट बी का रिप्रेजेंटेशन है, ऑलराइट। तो सेट बी के बारे में अगर हम यहां पे बात करना स्टार्ट करते हैं, देन इट इज ऑफ द फॉर्मेट y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। इट इज ऑफ द फॉर्मेट y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। लेकिन वर्टेक्स की मदद से हम यहां पर क्या है, x और y में चेंजेस करेंगे। जैसे यहां पर x के प्लेस में मुझे क्या लिखना पड़ेगा, x माइनस हाफ, है ना। a अभी हम यहां पे पता करते हैं, जो यहां पे 4 के साथ मल्टीप्लिकेशन में जाएगा, एंड y की जगह यहां पे y माइनस 0, ठीक है ना। सो ये आपका बेसिकली पैराबोला का इक्वेशन बनने वाला है। a का वैल्यू कैसे डिसाइड होता है, आप यहां पे जो डायरेक्ट्रिक्स है और जो वर्टेक्स है उसके बीच का जो डिस्टेंस है, या फिर जो फोकस और वर्टेक्स के बीच का डिस्टेंस है, उसी को आप यहां पर क्या कहते हैं, a कहते हैं। सो आपके यहां पे इसका मतलब a का वैल्यू हाफ के बराबर इस क्वेश्चन में बन रहा है, राइट। सो ऑल इन ऑल ये जो आपका सेट क्रिएट हो रहा है b नाम का, वो क्या हो जाएगा, y स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स माइनस हाफ, ठीक है ना। ये आपका इक्वेशन आ गया पैराबोला का, जिसके हम यहाँ पे है ना क्या करना चाहते हैं, कुछ इसके ऊपर पॉइंट डाल के देखना चाहते हैं। इफ 5, y इज द पॉइंट इन b, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y स्क्वायर। सो y स्क्वायर निकालना है, मतलब यहाँ पे क्लियरली x की वैल्यू 5 डाल के बताना है कि कितना आ रहा है। सो x की वैल्यू 5 आप यहाँ पे इनपुट में डालो, ठीक है ना। x की वैल्यू अगर आप 5 इनपुट में डालते हो, या इसको पहले आप ओपन भी कर लो, सो ये 2x माइनस 1 हो जाएगा। सो x की वैल्यू 5 डालोगे इसके अंदर तो कितना हो जाएगा, 10 माइनस 1 मतलब 9, ठीक है ना। सो y स्क्वायर का वैल्यू कितना आ जाएगा आपका, 9 के बराबर इस क्वेश्चन में बन रहा है, विच इज गिविंग अस a एज द करेक्ट आंसर, राइट। सो अगेन क्वालिटी ऑफ क्वेश्चन इज प्रीटी नाइस, है ना, लेकिन फिर भी इजी ही है। ऐसा नहीं है कि आपको यहाँ पर कुछ बहुत लंबी कैलकुलेशन करनी पड़ रही है टू गेट टू द क्वेश्चन, गेट टू द आंसर, लेकिन आपके जो फंडामेंटल्स है वो डेफिनेटली बढ़िया तरीके से यहाँ पे चेक किए जा रहे हैं। चाहे यहाँ पे पिछले क्वेश्चन की बात करें, जहां पर इन्होंने लाइन क्रिएट करवा लिया आपसे, है ना, आपकी डायरेक्शन वगैरह देने का तरीका थोड़ा सा चेंज करके, या फिर यहाँ पर पैराबोला की इक्वेशन देने का इन्होंने जो स्ट्रक्चर क्रिएट किया है ना, वो उसकी बात करें, दोनों ही तरीके से देखा जाए तो आपका क्वेश्चन का क्वालिटी वैसे बेटर है, ऐसा माना जाएगा, राइट। अच्छी बात है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या हो रहा है, आपको यहाँ पे L1 L2 दो लाइंस यहाँ पे दी गई है, और यहाँ पे Z भी इन्वॉल्व है। यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है कि यार 2, 3, 4 नाम का पॉइंट है, मतलब ये 3D ज्योमेट्री का क्वेश्चन है, ये तो हमें क्लियर है, राइट। अब 3D ज्योमेट्री का अगर आपका ये सवाल है, तो लाइन जिस तरह से यहाँ पे लिखा हुआ है, ये पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट्स के फॉर्मेट में लिखा हुआ है आपका लाइन, ठीक है ना। पैरामीटर की इक्वेशन ऐसा आप कह सकते हैं, क्योंकि x, y और z लैम्डा के टर्म्स में लिखे हुए हैं। हमें लेकिन किस तरह से देखने की आदत है, कार्टेशियन फॉर्मेट जो हमारा स्टैंडर्ड है उसमें देखने की हमें ज्यादा आदत है। तो आप चाहो तो उसको पहले कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है ना, कि भाई तीनों की तीनों लैम्डा के बराबर करके क्या दिखाई देते हैं। सो ये x माइनस 2 इक्वल टू लैम्डा है, मतलब x माइनस 2 अपॉन 1 ये लैम्डा के बराबर है। ये आपका y माइनस 3 अपॉन 2 करके लैम्डा के बराबर है, एंड ये z माइनस 4 अपॉन 3 करके लैम्डा के बराबर है, राइट। वैसे ही अगर मैं लाइन 2 की बात करता हूं, सो लाइन 2 में आपके इसमें x माइनस 4 अपॉन 1 करके लैम्डा के बराबर है, y माइनस 4 जो है वो 0 के ही बराबर है। तो ऐसे सिचुएशन में आपको नीचे 0 लिखना होता है, एंड ये आपका z माइनस 4 अपॉन 1 लैम्डा के बराबर है, राइट। सो ये हमारी दो लाइंस की इक्वेशन है, ऐसा देख के हमें थोड़ा बेटर लग रहा है। इन्होंने बोला क्या है कि इफ 2, 3 एंड 4, जो कि आपको यहां पे दिख भी रहा है 2, 3 एंड 4 इज द पॉइंट ऑफ L1 दैट इज क्लोजेस्ट टू L2। तो मतलब ये दो स्क्यू लाइंस वाला सिनेरियो यहां पर कहीं ना कहीं डेवलप करने की कोशिश है, कि हमारे पास में दो लाइंस है, एक ऊपर से जा रही है, एक नीचे से जा रही है, ठीक है ना, और इनके बीच में जो बेसिकली शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का आपका यहां पर लाइन बन रहा होगा, उसके बारे में ये कुछ तो हमें इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, ठीक है ना। क्या इंफॉर्मेशन दी जा रही है यहां पर, ये इंफॉर्मेशन हमें दे रहे हैं कि यार आपका जो L1 है ना, उस पे लाई करने वाला जो P पॉइंट है ना, L1 के ऊपर लेटर से P पॉइंट लाई कर रहा है, सो वो क्या है आपका 2, 3, 4 ही है। अब L2 के ऊपर जो क्लोजेस्ट पॉइंट होगा आपका, उसका कोऑर्डिनेट क्या है, ऐसा हम निकाल के बताना चाहते हैं, राइट। क्वेश्चन यही है, इफ 2, 3, 4 इज द पॉइंट ऑन L1 दैट इज क्लोजेस्ट टू L2, देन विच पॉइंट ऑफ L2 इज क्लोजेस्ट टू L1, ठीक है ना। सो L2 के ऊपर लाई करने वाला कोई पॉइंट अगर मैं निकालना चाहता हूं, तो पहली बात तो L2 की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। सो अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई ऐसा पॉइंट है जो L2 की इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा, तो उसको तो आप पहले अलग कर सकते हैं। जैसे कि आप यहां पर देख सकते हो कि आपके पास में y की वैल्यू तो L2 के अंदर 4 ही आनी चाहिए, है ना। इनफैक्ट इससे बेटर है कि आप ऊपर वाली ही इक्वेशन को देख लो अच्छे से, y की वैल्यू लेकिन यहां पे भी सब जगह 4 है, तो इससे हमारा कोई भी ऑप्शन एलिमिनेशन तो एक्चुअली नहीं होगा। फिर हम ये नोटिस करते हैं कि आपका यहाँ पे जो भी हो लैम्डा का वैल्यू फर्क नहीं पड़ता, लेकिन x और z तो सेम ही निकल कर आएंगे, क्योंकि ये भी 4 प्लस लैम्डा है, वो भी 4 प्लस लैम्डा है,
राइट। सो यहां से आपका कौन सा ऑप्शन एलिमिनेट हो जाता है, बी ऑप्शन यहां से आपका एलिमिनेट हो जाता है, जहां पे ये दोनों वैल्यू आपके अलग अलग हैं, ठीक है ना। आपका एक्स और जेड बराबर होना जरूरी है। सो मतलब मेरे पास में क्या पॉसिबिलिटी बचती है, या तो 3-3 या तो 5-5 या फिर 4-4 वाली पॉसिबिलिटी बचती है। तो मैं यहां पे फर्दर क्या कर सकता हूं, है ना, क्योंकि ये ए, सी और डी वाले ऑप्शन के जो पॉइंट्स हैं वो तीनों ही पॉइंट्स आपके लाइन पे लाई करने वाले पॉइंट्स हैं। सो हमारा लॉजिक ये होना चाहिए कि यार अगर मैं पी क्यू का डायरेक्शन निकाल लेता हूं, इफ आई एक्चुअली फाइंड द डायरेक्शन इन विच द पी क्यू वेक्टर इज, तो यहां पर मैं कंपेयर करके देख सकता हूं रादर देन एक्चुअली फाइंडिंग द पॉइंट क्यू। मैं एक्चुअली केवल कंपेयर भी कर लूंगा मेरे पास, क्योंकि एक और चीज रहेगी टू चेक वेदर द गिवन पॉइंट्स आर सेटिस्फाइंग द कंडीशन और नॉट। तो कंडीशन क्या होना चाहिए कि पी क्यू किस डायरेक्शन में होना चाहिए, जो आपके दोनों गिवन लाइंस के डायरेक्शन वेक्टर्स हैं उनका क्रॉस प्रोडक्ट कर लो, है ना। तो आपका जो एन वेक्टर आएगा वो d1 क्रॉस d2 के डायरेक्शन में कहीं ना कहीं होना चाहिए। सो लेट अस फाइंड d1 क्रॉस d2, और आपका जो q पॉइंट है वो इसी डायरेक्शन में आपका वेक्टर pq क्रिएट करवाने के लिए सुटेबल होना चाहिए, ठीक है ना। दैट इज द मेन आइडिया। सो d1 क्रॉस d2 एक बार मैं यहां पर अगर निकलवाता हूं, सो वो कितना आ जाएगा ij के। ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालने के लिए हम यहां पे एकदम स्टैंडर्ड फर्स्ट स्टेप यही करते हैं हमेशा, ठीक है ना। तो अभी भी वही करना है। सो d1 क्रॉस d2 अगर मैं करूंगा तो यहां पे 1 2 3 लिखा हुआ है ना, डिनोमिनेटर में, और यहां पर आपका 1 0 1 लिखा हुआ है। सो इफ आई ओपन दिस, तो आई कैप के साथ में मुझे यहाँ पे 2 मिलता है, माइनस जे कैप के साथ में अगर मैं देखता हूं तो मुझे यहाँ पर -2 मिल रहा है, एंड देन के कैप के साथ में अगर मैं देखता हूं, सो के कैप के साथ में मुझे फिर से -2 मिल रहा है, राइट। सो ऑल इन ऑल अगर मैं यहाँ पे कहता हूं कि क्रॉस प्रोडक्ट कितना है, तो 2 कॉमन निकाल सकता हूं मैं यहाँ पे सब जगह से, तो ये आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप बन रहा है, ठीक है ना। सो आपका जो क्यू का सिलेक्शन है वो भी इसी तरीके से होना चाहिए कि आपका जो पी क्यू का डायरेक्शन है वो 1 1 -1 के साथ में एग्री करे। 1 1 -1 के साथ में अगर एग्री करवाना है तो आप क्या करवाएंगे यहाँ पे, है ना। आप एक एक करके पॉइंट भी चेक करवा सकते हो। आप यहाँ पे 3 4 3 को लेके देख सकते हो कि आपका यहाँ पे सेटिस्फाई करवाता है क्या। 3 4 3 अगर मैं ले रहा हूं, सो दिस माइनस दैट करके 1 आता है ना। फिर उसके बाद में 4 -3 करके 1 आता है, बिल्कुल ठीक बात है, एंड 3 -4 करके -1 भी आता है। मतलब ये वाला आपका कॉम्बिनेशन एकदम करेक्ट है। इसी के प्लेस में अगर आप लेटर से आपको लगेगा कि नहीं मैंने ये वाला क्यों नहीं चेक किया, ये पहले चेक कर लो, तो यहां पर ये वेक्टर आपका क्रिएट नहीं होगा, ठीक है ना। आपका जो पी क्यू वेक्टर का डायरेक्शन है और जो एन वेक्टर अभी हमने कैलकुलेट किया है d1 क्रॉस d2 करके, वो सेम डायरेक्शन में होना जरूरी है, ठीक है ना। इतना सा ही बस यहाँ पे चेक किया जा रहा है, एंड इस वजह से आपका ए ऑप्शन आप करेक्ट बोल सकते हो, राइट। सो पहले तो हमने ट्राई किया कि यार ऑप्शन कुछ ज्यादा ही खराब है क्या, एक बार देख लेते हैं, ठीक है ना। लेकिन ऑप्शन उतने खराब नहीं थे। क्या चेक किया था पहले हमने कि यार इनमें से कोई ऐसा पॉइंट है क्या जो L2 पे लाई ही नहीं कर रहा, तो वहां पे केवल एक ही ऑप्शन एलिमिनेट हो, तब भी आपके वहां पे बाकी 3 ऑप्शंस अच्छे थे। उनको चेक करने के लिए फिर हम यहाँ पे थोड़ा सा एफर्ट लगा के यहाँ पे क्रॉस के डायरेक्शन को यहाँ पर मैनेज कर लिया और देखा कि यार केवल ए ऑप्शन ही फिर आपको यहाँ पे सुटेबल दिखाई पड़ता है, ऑलराइट। बाकी कोई भी ऑप्शन आपको सुटेबल आपको नहीं मिल रहा, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं, एंड लेट अस ट्राई आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्रीटी इजी वन नाउ, है ना। आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि यार आपके इसमें A1 A2 A3 को सीक्वेंस दिया हुआ है, एंड SN क्या डिनोट करता है, सम ऑफ n टर्म्स डिनोट करता है, और सम ऑफ n टर्म्स आपको फॉर्मूला के पॉइंट ऑफ व्यू से इस तरह से दिखाई दे रहा है। और जब आपको यहाँ पे सम का फॉर्मूला दे दिया है तो आपको बताना है कि यार कौन सा सीक्वेंस है, ठीक है ना। तो AP GP AGP इस टाइप का आपका यहाँ पे कोई ना कोई क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, ठीक है ना। और APB जो है वो कौन से AP में है, क्या यहाँ पे A1 2 A2 3 A3 ये AP में होना चाहिए, या डायरेक्टली ही AP में होना चाहिए, या डायरेक्टली GP में होना चाहिए, या फिर इस तरह से चेंज करके आपको GP मिलना चाहिए, ऐसा आपका सवाल है। लेकिन अब आपका जो फॉर्मूला है वही आपके आंखों के सामने आ जाना चाहिए, SN का, जो यहाँ पे 2 से डिवाइड करके आपको मिलेगा, दैट वुड बी n/2 × C + AN। अब हम यहाँ पे जब इतने सारे फॉर्मुलेस पढ़ते हैं तो सबसे पहला फॉर्मूला हमारा यही होता है जो एपी के सम का फॉर्मूला होता है, जहां पे हम फॉर्मूला पढ़ते हैं n/2 × फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। तो लास्ट टर्म ये an फॉर श्योर है ना, क्योंकि आप n टर्म्स तक का सम कर रहे हो, तो c यहां पे फर्स्ट टर्म रहा होगा, है ना। इस पर्टिकुलर सीक्वेंस में जो आपका फर्स्ट टर्म a1 है उसकी मैग्नीट्यूड c के बराबर रही होगी, है ना, क्योंकि इन्होंने क्या दिया है यहाँ पे, फॉर सम रियल नंबर c, ऑलराइट। सो फर्स्ट टर्म कैन बी c, और उस केस में यहां पर ये पूरा सीक्वेंस जो है आपका एपी बन जाएगा, जैसा दिया हुआ है वैसा ही आपका एपी बन रहा है, उसके अंदर कोई चेंजेस करने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। इतना सा यहां पर एक्सपेक्टेड था कि आप यहां पर रिलेट कर पाएंगे कि ये फॉर्मूला हमने कहीं देखा है, ठीक है ना, जो ऑब्वियसली आपने देखा है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 में क्या हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 अगेन इज अ प्रीटी इजी वन। यहां पर आपको बोला गया है कि यार आपका जो fx है वो एक डिक्रीजिंग फंक्शन है ना, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन है। इसका मतलब क्या है कि आप कभी भी अगर इसका डेरिवेटिव का बात करोगे तो आपको डेरिवेटिव नेगेटिव मिलेगा। डिक्रीजिंग फंक्शन की ये प्रॉपर्टी होती है ना, कि उसका डेरिवेटिव हमेशा नेगेटिव होता है। फिर उन्होंने बोला है कि आपका ft नाम का जो भी एंटिटी है वो हमेशा -π/2 और π/2 के बीच में ही वैल्यू जनरेट करेगा, है ना। मॉड अगर आप ओपन करते हो
सो माइनस पाई से लेकर पाई के बीच में ही इसका कोई वैल्यू है, इस बात की गारंटी इन्होंने ऑलरेडी लेके रखी है, राइट। फिर आगे इन्होंने यहाँ पे जी डिफाइन किया है, जो 0 से लेकर पाई के बीच में इनपुट लेता है, ठीक है, जहां से भी जहां तक इनपुट लेता है ले ले, ठीक है ना। फिर उन्होंने क्या किया है, इन्होंने यहाँ पे जो जी है उसकी डेफिनेशन हमें दी है, विच इज बेसिकली यूजिंग एफ टी अगेन, है ना। एफ टी को यूज करके ही जी टी नाम का फंक्शन यहाँ पे क्रिएट किया गया है। एंड मुझे यहाँ पे अगर ऑप्शन देखेंगे तो डिक्रीजिंग, इंक्रीजिंग, इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग, मतलब मुझे मोनोटोनिसिटी के ऊपर कमेंट करना है, मतलब मुझे जी डैश एक्स निकालना पड़ेगा। अगर मैं जी डैश एक्स कैलकुलेट करता हूं तो कितना आ जाएगा, या जी डैश टी कैलकुलेट करता हूं तो कितना आ जाएगा, यहां पे आ जाएगा कॉस के अंदर एफ टी एंड देन उसके साथ में आ जाएगा एफ डैश टी, इजंट इट। कॉस के अंदर एफ टी है ना, पहले साइन का डिफरेंशिएशन हो गया, फिर चेन रूल से एफ टी का भी डिफरेंशिएशन हो गया। सो हम ऑलरेडी क्या जानते हैं कि एफ डैश ऑफ एनीथिंग वॉट एवर दैट इनपुट इज ऑलवेज गोइंग टू बी सम नेगेटिव क्वांटिटी, तो ये वाला नंबर आपका नेगेटिव बनेगा। एंड क्योंकि हम ये जानते हैं कि आपका जो एफ ऑफ एनीथिंग है दैट हैज टू बी, एफ के अंदर कुछ भी आप डाल दो, माइनस पाई से लेकर पाई के बीच का कोई ना कोई नंबर होने वाला है। सो कोसाइन लेने पे आपका क्या हो जाएगा, आपका जो कॉस फंक्शन होता है उसका ग्राफ कैसा है, कॉस फंक्शन का ग्राफ ऐसा होता है ना आपका, राइट। सो माइनस पाई बाय 2 पे ये 0 बनता है, प्लस पाई बाय 2 पे ये 0 बनता है, बट एनीथिंग बिटवीन दैट, एनीथिंग बिटवीन माइनस पाई टू पाई बाय 2 जब मैं इनपुट डालूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे पॉजिटिव यहां पर आंसर मिलेगा। कॉस ऑफ दिस वैल्यू विल बी ऑलवेज पॉजिटिव। सो ये वैल्यू अगर आपकी पॉजिटिव बन रही है, वो वैल्यू अगर आपकी नेगेटिव मिल रही है, इसका मतलब हमने क्या गारंटी कर लिया है कि आपका जो जी डैश टी है वो कैसा है, जी डैश टी आपका लेस देन 0 है। और अगर ये आपका लेस देन 0 है मतलब आपका जी टी फंक्शन कैसा है, एक डिक्रीजिंग फंक्शन है। जितना भी आपने इनपुट अलाउ किया है सभी पे ये डिक्रीजिंग की कैटेगरी में आने वाला है, ठीक है ना। बस इसके अंदर आपको डेरिवेटिव ही चेक करना था। अगेन अ प्रीटी इजी वन टू टारगेट। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 6 काफी इंटरेस्टिंग है ना, क्योंकि यहां पर आपके पास में सवाल का स्ट्रक्चर देखो क्या है, एफ और जी यहां पर कोई भी इनपुट ले सकते हैं, आउटपुट्स में कुछ भी आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। इफ जी इज अ कंटिन्यूअस, इफ जी इज कंटिन्यूअस, यहां पर हमें दे रखा है कि जी आपका फॉर श्योर एक कंटिन्यूअस फंक्शन है, देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग केसेस इंप्लाइज दैट एफ इज ऑल्सो कंटिन्यूअस। अगर जी कंटिन्यूअस है तो एफ के भी कंटिन्यूअस होने की गारंटी इनमें से कौन से कॉम्बिनेशन पे आप सोचते हो कि सही बैठेगी। अब यहां पे इसका मतलब आपको ऑप्शन एलिमिनेशन के ऊपर ही जाना चाहिए, है ना, और जो जो आपको इजी लग रहा है पहले आपने उसके बारे में सोच लेना चाहिए। जैसे अगर मैं यहां पर कहता हूं कि मैं यहां पे किसी ऑप्शन को एलिमिनेट करना चाह रहा हूं, मतलब हम करना क्या चाहेंगे, हम ये करना चाहेंगे कि यार जी को तो कंटिन्यूअस दिखाना है लेकिन एफ तब भी डिसकंटिन्यूअस था, एफ के डिसकंटिन्यूअस होने के बावजूद जी कंटिन्यूअस दिखाई दे रहा है, वो ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा। तो क्या ऐसा हो सकता है, जैसे मॉड यहां पे सोचना सबसे ज्यादा आसान है, मतलब मुझे लगता है कि मॉड यहां पे पहले डिस्कस में इसलिए भी करना चाहूंगा क्योंकि इस तरह की चीजें हम कहीं ना कहीं देख चुके होते हैं क्वेश्चन सॉल्व करते करते, दैट इज अनदर रीजन। तो सोचो कि हमारे पास में कोई एक ऐसा फंक्शन है जो पॉजिटिव इनपुट पे 1 क्रिएट करता है एंड नेगेटिव इनपुट पे -1 क्रिएट करता है। क्या ऐसा कोई फंक्शन आपने देखा है कि पॉजिटिव इनपुट पे 1 क्रिएट करता है, नेगेटिव इनपुट पे -1 क्रिएट करता है? सिग्नम फंक्शन होता है, लेकिन हम यहां पे थोड़ा सा उसके अंदर और इंप्रूवमेंट करना चाहते हैं। सिग्नम फंक्शन में 0 पे 0 होता है, सिग्नम फंक्शन नहीं है ये एग्जैक्टली। हम क्या बोल रहे हैं कि 0 डाल के भी आपका 1 ही आता है। सो इफ योर इनपुट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, अगर आप इसको लिख के देखना चाहें तो मैं ऐसा एक फंक्शन बेसिकली लेना चाहता हूं फॉर एग्जाम्पल कि यार अगर मेरे पास में इनपुट ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है देन आउटपुट इज ऑलवेज 1, एंड अगर मैं इनपुट लेस देन 0 लेता हूं तो मेरा आउटपुट इज ऑलवेज -1। सो दिस इज क्लियरली अ डिसकंटिन्यूअस फंक्शन एट x इक्वल टू 0, है ना। सडनली यहां पर जो है आपको एक जंप दिखाई देता है और फंक्शन वहां से वहां शिफ्ट हो जाता है। लेकिन अगर आप मॉड ले लोगे तो क्या हो जाएगा, मॉड लेने पे क्या होगा, मॉड लेने पे यही सेम ग्राफ आपका पलट के ऊपर चला जाएगा। या यहां पर मॉड लेके देख लो, यहां पे 1 का मॉड होगा तो 1 बनेगा, लेकिन -1 का मॉड भी 1 बन गया। तो जो पहले चीजें -1 बन रही थी मॉड लेने पे वो +1 हो गया। सो नाउ बिकॉज ऑफ टेकिंग मॉड the initial function which was discontinuous at x equal to 0 has now become continuous. So g के कंटिन्यूअस होने के बावजूद f के कंटिन्यूअस होने की गारंटी नहीं है। f के डिसकंटिन्यूअस होने पर भी g की कंटिन्यूटी क्रिएट की जा सकती है अगर आपने मॉड का इस्तेमाल किया है तो। सो दैट्स व्हाई दिस ऑप्शन गेट्स एलिमिनेटेड। एंड मॉड और स्क्वायर में ज्यादा फर्क नहीं होता। मॉड और स्क्वायर में एक बात कॉमन होती है कि मॉड भी यहां पर जो है नेगेटिव को पॉजिटिव बनाता है एंड स्क्वायर भी नेगेटिव को पॉजिटिव बनाता है। सो इनफैक्ट आप यही एग्जांपल फिर से रीयूज कर सकते हो। आप ये बोल सकते हो कि यार देखो मैंने यहां पे मॉड लेने की जगह इस बार स्क्वायर कर लिया,
तो 1 का स्क्वायर करोगे तो 1 ही आएगा, लेकिन -1 का स्क्वायर करके भी 1 ही आने वाला है। सो जब आप यहां पे fx का स्क्वायर करके उसको gx कहते हो तो वो तो थ्रू आउट 1 हो जाएगा, वो सब जगह 1 हो जाएगा, इस तरफ भी 1 हो जाएगा, इस तरफ भी 1 हो जाएगा। तो यार ये तो कंटिन्यूअस हो गया अगर सब जगह 1 हो गया तो, राइट। मतलब अगर आपके पास में कोई एक फंक्शन fx ऐसा है जो डिसकंटिन्यूअस है, बट आपने अगर उसका स्क्वायर कर दिया तो आपको कंटिन्यूअस फंक्शन मिल रहा है, मतलब इसके कंटिन्यूअस होने से इसके कंटिन्यूटी की गारंटी नहीं लेना चाहिए हमने। अगर हमें एक भी ऐसा एग्जांपल मिला है, मतलब ये ऑप्शन तो हमारा सही नहीं हो सकता, राइट। क्या हो रहा है क्वेश्चन में, एक बार फिर से अगर देखना चाहोगे, इफ g इज कंटिन्यूअस देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग केसेस इंप्लाइज दैट f इज आल्सो कंटिन्यूअस, है ना, ये क्वेश्चन है बेसिकली आपका, ठीक है ना। एंड साइन के लिए भी मैं यहां पे पहले डिस्कशन करना चाहूंगा, क्योंकि क्यूब थोड़ा सा यहां पर हम नहीं करना चाह रहे हैं, क्यूब उतना समझने में क्लियर नहीं है, लेकिन साइन समझने में ज्यादा क्लियर है। आप यहां पे मान के चलो कि आपका बिल्कुल सिमिलर सा कोई एक फंक्शन है जिसमें आप क्या बोल रहे हो कि यार जो पॉजिटिव इनपुट है ना, वहां पे तो मैंने इसका वैल्यू पाई के बराबर रखा है, 1 की जगह पाई कर लो, और नेगेटिव में मैंने यहां पे इसका जो आउटपुट है वो -पाई के बराबर रखा है। समझ रहे हो, 1 और -1 की जगह हमने यहां पे पाई और -पाई अगर कर लिया, तो साइन के लिए भी आप यहां पे सिमिलर बात कह सकते हैं, ठीक है ना। अगर आपने fx माना है कुछ ऐसा कि यार ये -पाई होता है x < 0 के लिए, और ये +पाई होता है x > 0 के लिए। सो अब क्योंकि ये वैल्यू जो है ये कहां जाने वाली है, साइन को मिलने वाली है, तो साइन आप पाई का करो चाहे साइन आप -पाई का करो, दोनों ही केसेस में आपका जो gx फंक्शन है उसकी वैल्यू 0 ही बनेगी, मतलब थ्रू आउट 0 हो जाएगा, पूरे नंबर लाइन पे ही आपके यहां पे जो g फंक्शन है वो 0 हो जाएगा, विच इंप्लाइज कंटिन्यूटी। बट g के कंटिन्यूअस होने से क्या आप f की कंटिन्यूटी पे कमेंट कर पा रहे हो, नहीं कर पा रहे हैं, राइट। तो यहां पे ऑप्शन एलिमिनेशन से आप यहां पे कहां पहुंच पा रहे हैं, ए ऑप्शन तक फॉर श्योर इजीली पहुंच पा रहे हैं, ठीक है ना। एंड आपका यहां पर जो fx क्यूब है, इसके अंदर आप अपनी प्रॉब्लम नोटिस करो कि क्या है कि यार आपके पास में जो यहाँ पे ये साइन वगैरह आपकी मैनेज हो जा रहे थे वो मैनेज नहीं हो पाएंगे आपकी बार, ठीक है ना। आपका यहाँ पे स्क्वायर करने पे जो बेसिकली आपको फैसिलिटी मिल रही थी कि -1 हैज आल्सो बिकम +1, वो नहीं होगा, -1 विल स्टिल रिमेन -1। तो यहाँ पे आपको कंटिन्यूटी एकदम से जनरेट करते नहीं आने वाली है। सो अगर आप यहाँ पे कहते हैं कि fx कंटिन्यूअस है तो gx भी कंटिन्यूअस हो जाएगा, और gx अगर कंटिन्यूअस है तो fx भी कंटिन्यूअस हो जाएगा, इसलिए ए ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन में करेक्ट माना जाएगा, ठीक है ना। इट्स अ गुड क्वेश्चन जहां पर आपको थोड़े ऑप्शंस को अच्छे तरीके से एनालाइज करना है। ऑलराइट, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। नाउ दिस इज प्रीटी इजी। व्हाट इज द लार्जेस्ट एरिया ऑफ द रेक्टेंगल हुज साइड्स आर पैरेलल टू द कोऑर्डिनेट एक्सिस दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन द ग्राफ ऑफ द कर्व y = 1 - x², ठीक है ना। मतलब डाउनवर्ड फेसिंग पैराबोला है आपके पास में, डाउनवर्ड फेसिंग पैराबोला है 1 - x², मतलब, ठीक है ना। सो विथ दिस पर्टिकुलर फिगर इन माइंड हम क्या करना चाहते हैं, इसके अंदर एक रेक्टेंगल क्रिएट करवाना चाहते हैं, लेकिन वो रेक्टेंगल कैसा होना चाहिए, वो रेक्टेंगल एक तो उसके साइड्स कोऑर्डिनेट एक्सिस के पैरेलल होना चाहिए, तो ऐसा कुछ, एंड उसका एरिया मैक्सिमम होना चाहिए, एरिया उसका मैक्सिमम होना चाहिए, ठीक है ना। तो ऐसा करते हैं कि हमारा जो ये वर्टेक्स है इसको पहले लिखने की कोशिश करते हैं। तो ये वर्टेक्स आपका क्या हो सकता है, अगर मैंने x की वैल्यू अल्फा पकड़ी, x की वैल्यू अगर मैंने लेट से अल्फा के बराबर ले ली, सो कर्व की मदद से मैं यहां पर क्या निकाल सकता हूं, 1 - α² एज y का वैल्यू, y का वैल्यू विल बिकम 1 - α²। सो आपके पास में जैसे आपने यहां पे अल्फा लिया तो आपको ये हाइट भी पता चल गई कि 1 - α² के बराबर होना चाहिए। सो रेक्टेंगल के एरिया के लिए आपको इस तरफ भी अल्फा ही लेंथ मिलने वाला है क्योंकि सिमेट्रिक फिगर है। सो आप यहाँ पे जो बेस है उसको 2 अल्फा मान सकते हो और हाइट आप 1 - α² मान सकते हो। सो एक बार आपके इसमें अगर a आ जाता है इन टर्म्स ऑफ अल्फा, तो फिर हम यहाँ पे डिफरेंशिएशन का यूज करके अपना अल्फा निकाल सकते हैं, जहां क्या होने वाला है, मैक्सिमाइज होने वाला है एरिया, राइट। सो एरिया का वैल्यू बनेगा इस तरीके से, बेस इंटू हाइट। अब आप इसको डिफरेंशिएट करोगे तो कितना हो जाएगा, dA/d अल्फा, है ना। एंड इसको डिफरेंशिएट करने के लिए एक बार ओपन भी कर लेते हैं, ज्यादा इजी पड़ेगा शायद। सो ये हो जाएगा 2 अल्फा - 2 α³ डिफरेंशिएट करेंगे तो यहां से आपको मिलता है कितना, यहां से आपको मिलता है 2, यहां से आपको मिलेगा 6 α² = 0 है, मतलब 6 α² = 2 है, मतलब आपका α² = 1/3 है, मतलब अल्फा आपका यहाँ पे 1/√3 है, ठीक है ना। हमने भी यहाँ पर जो पॉइंट लिया है फर्स्ट क्वाड्रेंट में लिया है, सो अल्फा हमें यहाँ पे पॉजिटिव वाले ही कंसिडर करना चाहिए, ठीक है ना। ऑलराइट, सो एज पर द फिगर हमने यहाँ पर क्या है 1/√3 अपना यहाँ पे वैल्यू माना, और 1/√3 अगर आपका वैल्यू है तो आप एरिया आप कैलकुलेट करके देख लो कि ए मैक्स कितना आ रहा है। सो ए मैक्स कितना हो जाएगा यहाँ पे 2/√3, 2 अल्फा का वैल्यू, एंड देन यहाँ पे आ जाएगा आपका 1 - 1/3, ये भी आपका कितना आ जाएगा 2/3 के बराबर। तो ओवरऑल 4/3√3 आपका यहाँ पर मैक्सिमम
एरिया बनने वाला है 4/3√3। काफी स्टैंडर्ड सवाल है ना, एंड काफी इजी क्वेश्चन। 2-3 स्टेप्स के आपके क्वेश्चन आ रहे हैं। कोई भी क्वेश्चन आप यहाँ पे देखोगे वो बहुत ज्यादा लेंदी नहीं है, 2-4 स्टेप के अंदर आप कंक्लूड कर पा रहे हो कि आपका आंसर क्या निकल कर आना चाहिए। नाउ दिस अगेन इज अ वेल स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चन, स्ट्रक्चर अच्छा है इसका। लेट M बी द सेट ऑफ ऑल 3x3 मैट्रिसेस विथ रियल एंट्रीज। ठीक है ना, सोचो यहाँ पर 3x3 कुछ मैट्रिक्स है, ठीक है ना। फिर क्या किया है आपने, एक रिलेशन बनाने का सोचा है जिसमें सेट M से हम यहाँ पे 2 मैट्रिसेस पिक करेंगे और 2 मैट्रिसेस पिक करके वो इस रिलेशन में बिलोंग करेंगी। ए और बी मैट्रिक्स, A, B जो आपका ऑर्डर पेयर है वो इस रिलेशन में बिलोंग तब करेगा जब A - B का डिटर्मिनेंट एक इंटीजर होगा। और ऐसा रिलेशन अगर मैं क्रिएट कर रहा हूं तो किस क्वालिटी का रिलेशन होना चाहिए हमें बेसिकली बताना है ना। क्या वो इक्विवेलेंस हो सकता है, इक्विवेलेंस मतलब रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव सब है, या फिर रिफ्लेक्सिव होगा सिमेट्रिक ट्रांजिटिव नहीं होगा, रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक होगा ट्रांजिटिव नहीं होगा, सिमेट्रिक ट्रांजिटिव होगा रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। इस तरह के कुछ ऑप्शंस हमारे पास में जो स्टैंडर्ड होते हैं वैसे यहाँ पर हमें दिए गए हैं, राइट। सो हमें यहाँ पे एक एक करके आगे बढ़ना चाहिए। लेट अस चेक फॉर रिफ्लेक्सिव आई गेस फर्स्ट ऑफ ऑल, जो हम हर बार करते हैं। सो रिफ्लेक्सिव के टेस्ट के लिए हम क्या करते हैं कि A, का चेक करते हैं ना, कि क्या A खुद के साथ में रिलेटेड होगा या नहीं होगा। तो ये तभी हो पाएगा जब A - A का डिटर्मिनेंट कोई इंटीजर बनेगा। लेकिन A - A तो खुद ही क्या बन चुका है, एक नल मैट्रिक्स बन चुका है, तो उसका डिटर्मिनेंट तो 0 आना तय है ना। और डिटर्मिनेंट अगर आपका 0 आ रहा है मतलब एक इंटीजर आ रहा है, मतलब ये रिफ्लेक्सिव तो फॉर श्योर होगा। तो जो भी कह रहा है कि रिफ्लेक्सिव नहीं होगा ये तो बहुत ही गलत बोल रहा है। रिफ्लेक्सिव तो डेफिनेटली होगा क्योंकि A, तो इसके अंदर हमेशा ही लाई करेगा, राइट। अगर मैं सिमेट्री की बात करता हूं तो सिमेट्री भी डेफिनेटली होना ही चाहिए, क्योंकि अगर आप कहते हो कि A, B इसके अंदर बिलोंग करता है, मतलब आप इस बात की गारंटी ले रहे हो कि A - B का जो डिटर्मिनेंट है वो एक इंटीजर है। और अगर आपको और अच्छे से लिखना है तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो कि इट इज सम इंटीजर, लेट अस से n, राइट। अब आप क्या कर रहे हैं, अब आप यहां पे ये चेक करना चाह रहे हैं, ठीक है ना। देन इज इट गारंटीड कि B, A भी इसके अंदर लाई करेगा। सो B, A की चेकिंग के लिए हम क्या कहेंगे कि B - A का डिटरमिनेंट चेक करो कितना आ रहा है। सो B - A का डिटरमिनेंट आपका -n आएगा कि नहीं आएगा। B - A का डिटरमिनेंट आपका -n आएगा कि नहीं आएगा, है ना। क्यों आएगा, क्योंकि आपका 3x3 मैट्रिसेस है। 3x3 मैट्रिसेस है मतलब अगर आप यहां पे माइनस साइन कॉमन निकालना चाहते हैं, सोच के देखो, अगर आप इस इक्वेशन को सही बोल रहे हो कि हाँ ये तो सही है ही है, यहां पे आपको चेक करना था कि ये सही है या नहीं है, राइट। सो A - B के अंदर से अगर आप माइनस साइन कॉमन निकालते हो तो आपको क्या नजर आएगा, आपको इसके अंदर एक माइनस साइन नजर आएगा, राइट। और माइनस साइन जब आप बाहर निकालते हो डिटर्मिनेंट के, सो कितना पावर लेके बाहर आता है, जितना ऑर्डर है उतना पावर लेके बाहर निकलता है। तो ये कितना हो जाएगा आपका -1⁻³ एंड मॉड के अंदर आ जाएगा आपका, डिटर्मिनेंट के अंदर आ जाएगा आपका B - A, ठीक है। सो यहाँ पे -1 का क्यूब कितना हो जाएगा -1, मतलब ये आपका हो जाएगा कितना -1 के साथ में n। दैट्स व्हाई वी आर सेइंग विद वेरी मच कॉन्फिडेंस कि यार -n ही आपका डिटर्मिनेंट बनेगा अगर पहले वाले का n बना है तो, राइट। मतलब अगर पहले इंटीजर गारंटी हो चुका है तो बाद में भी इंटीजर होगा, मतलब रिफ्लेक्सिव के साथ साथ सिमेट्री की भी यहां पर गारंटी एक्चुअली हमें मिल रही है, ठीक है ना। सिमेट्री की गारंटी मिल रही है मतलब ये ऑप्शन भी आपका गलत है, सिमेट्री में कोई इशू नहीं। लेकिन अब ट्रांजिटिव होगा कि नहीं होगा ये हमें चेक करके बताना है। अब ट्रांजिटिव होगा या नहीं होगा के अंदर आपको पहले ये फील आना चाहिए इस तरह के क्वेश्चंस में। इनफैक्ट दिस इज ट्रू फॉर इवन बोर्ड लेवल क्वेश्चंस। बोर्ड लेवल पे भी जो आपके रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक ट्रांजिटिव वाले क्वेश्चंस आते हैं उनमें भी यही सिखाया जाता है कि आपको क्या लग रहा है कि होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, और आपको लगता है कि नहीं होना चाहिए, देन कैन यू फाइंड वन सिंपल एग्जांपल व्हिच एक्चुअली शोज कि हाँ यार ये दिक्कत दे रहा है। अगर आपका A और B रिलेटेड है और B और C रिलेटेड है, देन इट डज नॉट गारंटी कि आपका A और C डायरेक्टली रिलेट किए जा सकते हैं, ठीक है ना। सो टू चेक दैट आप यहां पर ऐसा कुछ कर सकते हैं, कुछ एग्जांपल्स ले सकते हैं। एंड लेट मी टेक A as let us say 1 0 0 and then I want to keep any random values over here, ज्यादा मुझे इससे मतलब नहीं है। सो मैं सच में रैंडम वैल्यूज ही यहां पर डालना चाहता हूं ताकि कोई डाउट ना रहे कि हम यहां पे क्या शो करना चाह रहे हैं, ठीक है ना। ये वैल्यूज मेरे लिए बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं, मैं शो ही ये करना चाह रहा हूं आपको कि आप फर्स्ट रो में ध्यान दो, फर्स्ट रो के ऊपर आप यहां पे ध्यान दो, ठीक है ना। फर्स्ट रो के ऊपर अगर आप यहां पे ध्यान देते हो और इसी के जैसा अगर मैं आपको एक और B मैट्रिक्स क्रिएट करके देता हूं जिसके अंदर क्या है आपके इसमें 1 0 0 यहां पर भी है और यहां पे भी कुछ रैंडम वैल्यूज हैं। रैंडम वैल्यूज अभी बाद में सोचेंगे, लेकिन मुझे बताओ कि अगर मैं A - B करता हूं
अगर मैं इस सिनेरियो में a माइनस बी करूंगा तो यहां पे क्या खास बात आप नोटिस कर सकते हो कि आपका 1 और 1 कैंसिल हो जाएंगे, 0 0 और 0 0 कैंसिल करके तो 0 0 बनेंगे ही बनेंगे। मतलब a माइनस बी एक ऐसा मैट्रिक्स होगा जिसके फर्स्ट रो में 0 0 0 है, तो उसका डिटरमिनेंट भी 0 होना गारंटीड है। 0 क्या है? एक इंटीजर है, ठीक है ना। तो आपने ये प्रूव कर दिया कि हाँ, इसका मतलब इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन है, यहां पे जो भी नंबर है आने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अभी जितना मैंने लिख दिया है विद दैट इटसेल्फ दिस इज गारंटीड कि ये जो कॉम्बिनेशन में यहां पे लिखूंगा दैट हैज टू लाई इन दिस पर्टिकुलर रिलेशन, क्योंकि इनका डिटरमिनेंट का वैल्यू 0 आने वाला है, हमें अभी से नजर आना स्टार्ट हो चुका है, राइट। नाउ गोइंग अहेड विद द सेम आइडिया, हम यहां पे सी उठाना चाहते हैं कुछ इस तरीके से कि यहां पे सेकंड रो में मेरे पास में क्या लिखा हुआ है? 1 0 0 लिखा हुआ है, राइट। और सेकंड रो में अगर आपका 1 0 0 लिखा हुआ है, या आप अगर इसको चेंज करना चाहते हो ऐसा चेंज भी कर सकते हो, 0 0 1 कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। 0 0 1 कर लो, राइट। यहां पे अगर आपके इसमें 0 0 1 है, तो अगर मेरे पास बी के अंदर भी 0 0 1 हो सेकंड में, तो अगेन इनके सब्ट्रैक्शन करते समय क्या हो जाएगा? इनको सब्ट्रैक्ट करते समय मुझे फर्स्ट रो में तो तब भी गारंटी नहीं है, लेकिन सेकंड रो की गारंटी हो गई ना कि सेकंड रो में तो आपके इसमें यहां पर क्या होगा? 0 0 0 0 0 0 बन जाएगा व्हेन आई डू द सब्ट्रैक्शन। और क्योंकि सेकंड रो में सारे के सारे 0 बन चुके हैं, तो डिटरमिनेंट की वैल्यू तो फॉर श्योर आपकी क्या आने वाली है? खराब सी आने वाली, गंदी सी आने वाली। डिटरमिनेंट की वैल्यू कोई दिक्कत ही नहीं है उसके अंदर। सॉरी, डिटरमिनेंट की वैल्यू तो आपकी यहां पर जो है 0 के बराबर ही आने वाली है, खराब नहीं, अच्छी वैल्यू आने वाली। खराब तो तब आएगी जब मैं इन दोनों को साथ में डिस्कस करूंगा तब, ठीक है ना, समझ रहे हो। तो मैंने यहां पर बी के अंदर जो बेसिकली कॉमन वैल्यू आपकी होती है, बिकॉज आई वांट टू शो कि ए और बी रिलेट कर सकते हैं, बी और सी रिलेट कर सकते हैं, लेकिन ए और सी साथ में रिलेट नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए हम यहां पे स्पेशल तरीके से अपने मैट्रिसेस को लेना चाहते हैं, राइट। सो रो 1 की वजह से आपका a माइनस बी का डिटरमिनेंट 0 है, सेकंड रो की वजह से आपके b माइनस सी का डिटरमिनेंट 0 है। एंड नाउ हियर आल्सो वी कैन प्लग इन सम रैंडम वैल्यूज, ठीक है ना। √7 डाल दिया, 1/π डाल दिया, कुछ भी डाल दो यहाँ पे, ln3 डाल दिया, ठीक है ना, ताकि गारंटी रहे कि आपका यहाँ पर बाकी कैंसिलेशन से 0 नहीं बनेगा, राइट। अदरवाइज आप बोलोगे सर लेकिन 0 बनने के कुछ दूसरे चांसेस भी हो सकते हैं, इंटीजर बनने के दूसरे चांसेस भी हो सकते हैं। नहीं, आप गंदी वैल्यू ले रहे हो यहाँ पे, इतने गंदे वैल्यूज में आपको नहीं मिलने वाला इंटीजर कहीं पर भी, ठीक है ना। नॉट बिकॉज ऑफ दीज वैल्यूज, अगर आपको 0 मिल रहा है तो केवल यहाँ पे जो अच्छे वाले हमने रोज लिए हैं उनकी वजह से 0 मिलेगा, अदरवाइज तो नहीं मिलेगा, राइट। सो नाउ कंसिडर दिस ऑल्सो समथिंग 1 2 3 कंसिडर कर लो इसको, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। सो क्या यहां से आपको सब कुछ नजर आ रहा है कि आपके a, b में कोई दिक्कत नहीं है, बिकॉज a माइनस बी का डिटरमिनेंट 0 होगा ही होगा, बिकॉज रो 1 विल बिकम 0। b माइनस सी का डिटरमिनेंट भी क्योंकि आपका 0 होगा, बिकॉज रो 2 विल बिकम 0। दैट्स वाई आपका b, सी भी इस पर्टिकुलर रिलेशन में लाई करेगा, लेकिन a और c लाई करेगा क्या? a और c लाई नहीं करेगा। इस बार जब आप सब्ट्रैक्शन कर रहे हो तो आपके इसमें खराब खराब से कुछ तो यहां पर वैल्यूज बन रहे हो, उनका डिटरमिनेंट सॉल्व करके आपके इसमें यहां पर कुछ ना कुछ बचेगा, है ना। वो वैल्यू आपकी और श्योर है कि वो इंटीग्रल वैल्यू आपकी नहीं आने वाली, काफी खराब सी यहां पर इर्रेशनल टर्म्स मैंने यहां पे ले लिए ना, तो काफी खराब सी वैल्यू आपके यहां पर बनने वाली है, ठीक है ना। सो ऑल इन ऑल यहां पे ये मैंने इस एग्जांपल के साथ में प्रूव कर दिया है कि देखो ट्रांजिटिव में तो इशू है। आप और सिंपल एग्जांपल लेके भी प्रूव कर सकते हो तो करो, है ना, बट मुझे लगा कि ये आइडिया एटलीस्ट थोड़ा समझने में इजी है, जहां पे हम 0 क्रिएट करवा रहे हैं विद a, b एंड b, c, बट नॉट पॉसिबल विद a, c, राइट। चलिए तो यहां पर आपका ए ऑप्शन करेक्ट है, दिस वाज आल्सो गुड क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ, डायरेक्ट फॉर्मूला ही है तो, ठीक है ना। यहां पर आप देख सकते हैं कि आपके जो लोअर इंडाइसेस है वो सारे सारे इवन है, सारे के सारे इवन लोअर इंडाइसेस को अगर मैं यहाँ पे कंसीडर करना चाहता हूं तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? 2n-1 फॉर्मूला होता है, एंड 2n-1 मतलब कितना हो जाएगा? 222। इस क्वेश्चन में आपका आंसर हो जाएगा। इसके अंदर कोई कैलकुलेशन एज सच करने की जरूरत नहीं, कुछ दिखाने की भी जरूरत नहीं है आप लोगों को, राइट। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर फिर से आपका क्वेश्चन एकदम डायरेक्ट है, फॉर्मूला बेस्ड आपका यहाँ पे एक तरीके से सवाल है, क्योंकि अगर आप यहाँ पे कहते हैं कि आपका कोई एक फंक्शन है जो इस कैटेगरी को बिलोंग करता है कि f(x+y) = f(x+f(y), मतलब आपका जो fx है वो किस कैटेगरी में आ रहा है? ये kx वाली कैटेगरी में आ रहा है, मतलब एक लीनियर फंक्शन वाली कैटेगरी में आ रहा है। और अगर ये आपका लीनियर फंक्शन है जहां पर आपको ये भी देख रखा है कि आपका f(1) का वैल्यू 10 के बराबर है, तो मतलब k का वैल्यू आपका 10 है, जिसको आप रीयूज करके fx एग्जैक्टली बता सकते हो कि fx आपका 10x के बराबर है। सो fx अगर आपका 10x के बराबर है, देन व्हाट यू आर टॉकिंग अबाउट इज बेसिकली अ लाइन ऑफ स्लोप 10। अ लाइन ऑफ स्लोप 10 कैसी होती है ये, है ना, ये 1 1 on 2 ही है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। क्या है ये? आपका 1 1 on 2 ही है। आपका यहाँ पे जो इनपुट है ना, वो भी कैसा है? रैशनल है, जो आउटपुट है वो भी रैशनल है,
ठीक है ना। सो अगर आपने इनपुट इररेशनल डालने का सोचा होता तो आउटपुट भी इररेशनल आ सकते थे, लेकिन आपने अगर डालना ही केवल रैशनल है तो आना भी केवल रैशनल है। तो इसलिए आप यहाँ पे गारंटी दे सकते हैं कि देयर विल बी सम मिसिंग पॉइंट इन बिटवीन। ऑब्वियसली यहाँ पे √2 इनपुट ही नहीं है तो आउटपुट भी नहीं आएगा, पाई आपका इनपुट ही नहीं है तो आउटपुट भी नहीं आएगा, ठीक है ना, ई आपका इनपुट नहीं है तो आउटपुट भी नहीं आएगा, समझ रहे हो। सो कुछ कुछ यहाँ पे 10x वाले जो लाइन है उसके अंदर आपको ऐसे मिसिंग पॉइंट्स नजर आने वाले हैं, जो जो पॉइंट्स आपके इररेशनल पॉइंट्स हैं, राइट। बट वॉट एवर आर द रैशनल पॉइंट्स, उन सभी पे आपको क्या मिलने वाला है, 10 टाइम्स करके अपना जो आंसर है वो फिर से एक रैशनल वैल्यू मिलने वाली है, ठीक है ना। और इस तरह से आपके सारे ही वैल्यूज कवर हो जाएंगे, राइट। इसको यही बोला जाता है कि सारे वैल्यूज कवर हो जाएंगे आपके, ठीक है ना। सारे ही रैशनल पॉइंट्स आपके यहाँ पे निकल कर आएंगे, कहां से कहां तक, -∞ से लेके इन्फिनिटी तक, ठीक है ना। अच्छा, और इस वजह से हम फंक्शन को बाइजेक्टिव फंक्शन बोल सकते हैं। 1 तो आपको दिखाई दे रहा है, ऑन टू भी है ये फंक्शन आपका ऑन टू भी कहलाएगा, ठीक है। चलिए, सो आपके यहाँ पे ऑन टू क्यों कहलाएगा समझ में आ रहा है ना, आपके सारे रैशनल वैल्यूज कवर होने वाला है। डोंट टेल मी दिस कि सर ये तो 10 टाइम्स हो गया तो बीच में कुछ वैल्यू छूट तो नहीं जाएंगे, है ना। 10 टाइम्स होने से वैल्यू बीच में नहीं छूटेंगे, आप किसी दूसरे इनपुट पे अपना वो वाला आउटपुट जनरेट कर लोगे, ठीक है ना। मतलब आपको अगर यहाँ पे लेटर से ये चाहिए कि सर 1 कब बनेगा, तो 1/10 डाल के बनेगा, यार क्या दिक्कत है, बन जाएगा लेकिन 1, ठीक है ना। ऑलराइट, सो सारे ही जो आपके रैशनल वैल्यूज हैं उनके लिए कोई ना कोई आउटपुट आप डेफिनेटली यहाँ पे ढूंढ पाओगे, राइट। सो बाइजेक्टिव फंक्शन यहाँ पर 10th क्वेश्चन का आपका यहाँ पे आंसर बनता है। इफ आई मूव ऑन एंड इफ आई ट्राई टू डू दिस, देन अगेन अ वेरी वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड आपका आइडिया। यहाँ पे हर एक चीज आपको चीख चीख के बता रही है कि सब्स्टिट्यूशन log x = t ही होना चाहिए। Why is this question easy? Because ये एकदम अपफ्रंट नजर आ रहा है। डू यू वांट टू कंटिन्यू विद दिस सॉल्यूशन जहां पे log x लिखा हुआ हो? ऑब्वियसली नॉट। और log x सब्स्टिट्यूशन लेने से आपकी जो लिमिट है वो भी सिंप्लीफाई होगी, ये भी आप अभी से देख सकते हो, राइट। सो हमारे यहाँ पे जो क्वेश्चन का इंटीग्रेशन का सबसे पहला स्टेप होना चाहिए, इट इज दिस ओनली कि ln x को हम यहाँ पे t बोलते हैं। सो 1/x dx आपका dt बन जाएगा। लेकिन आप यहाँ पे देख सकते हैं कि dx के साथ में 1/x मौजूद नहीं है, तो आपको इसको उस तरफ भेज के किस में कन्वर्ट कर लेना चाहिए, आपको x को भी t में कन्वर्ट कर लेना चाहिए। तो यहां से x की वैल्यू कितनी है, e⁻t के बराबर है। मतलब dx का रिप्लेसमेंट कितना आ जाएगा, e⁻t dt आ जाएगा, है ना। दैट्स हाउ यू शुड बी लुकिंग एट दिस पर्टिकुलर सब्स्टिट्यूशन, है ना। अगर मैंने लेट ऐसा कुछ किया है तो, ठीक है, अगर मैंने लेट किया है कि ln x = t है, मतलब x = e⁻t है, तो यहां से भी आप डायरेक्टली वैसे आ सकते थे कि आपका dx जो है वो e⁻t dt के बराबर है। जैसे भी आप यहां पर पहुंचते हैं इस कंक्लूजन पे फर्क नहीं पड़ता, बट दिस इज व्हाट वी आर अल्टीमेटली गेटिंग। सो एक बार अगर आपको ln x = t डालने का मौका मिलता है डेफिनेट इंटीग्रेशन के अंदर, तो हम वापस नहीं आने वाले हैं इस गंदगी पे, है ना। हम तो अपनी लिमिट को भी चेंज कर लेते हैं। सो अगर मैं x की जगह e⁻⁻² डालूंगा, सिंप्लीफाई करके -π/2 आएगा। एंड अगर मैं e⁻π/2 डालूंगा तो आपको π/2 मिलने वाला है, ठीक है ना। अच्छा, यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पे आपका sin² आ रहा है। यहां अगर आप ध्यान से देखते हो तो यू कैन बेसिकली पुल दिस 2 डाउन। अच्छा, लेकिन डाउन कहां जाएगा, ध्यान से देखना, ये log के बाहर जाएगा, मतलब साइन के अभी भी अंदर ही रहेगा। तो ये हो जाएगा आपका sin 2 log x, और log x की जगह हम t डाल रहे हैं, मतलब यहां पे क्या आ जाएगा, sin 2t आ जाएगा। और आपको यहां क्या डालने के लिए बोला है, dx की प्लेस में e⁻t dt डालने के लिए बोला है। सो ये हमारा स्टैंडर्ड फंक्शन हो गया, है ना। आपका यहाँ पे जो e⁻t के साथ में fx + f' का कॉम्बिनेशन है एकदम परफेक्ट यहाँ पर बैठ रहा है, तो हम डायरेक्टली इसका रिजल्ट जानते हैं। अगर आप इस चीज को fx बोलोगे तो ये जो भी लिखा हुआ है दिस इज डेफिनेटली f'। क्यों? क्योंकि अगर आप इसको डिफरेंशिएट करते हो तो पहले पावर डिफरेंशिएट होगी 2 sin t, फिर cos t भी आएगा। सो 2 sin t cos t इज बेसिकली sin 2t, वही यहाँ पे लिखा हुआ है, राइट। सो अगर आप यहाँ पे इंटीग्रेशन परफॉर्म करते हैं तो आंसर क्या आता है, e⁻t × f(t), और f(t) का वैल्यू क्या है यहाँ पे sin²t, और इसमें आपको लिमिट डालनी है -π/2 से लेके π/2 तक। π/2 अगर डालोगे तो e⁻π/2 बनेगा, sin π/2 1 होता है, माइनस अगर -π/2 डालोगे तो e⁻−π/2 बनेगा, एंड sin -π/2 फिर से वैसे तो आपका -1 होता है लेकिन स्क्वायर हो गया तो फिर वो वापस 1 बन जाएगा। तो यही आपका फाइनल आंसर बनना चाहिए, ठीक है ना, e⁻π/2 - e⁻π/2, राइट। मतलब ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। दिस वाज क्वेश्चन नंबर 11। लेट अस लुक एट अवर क्वेश्चन नंबर 12। अगेन दिखने में अच्छा सवाल है ना। जिनको यहाँ पे एकदम से घबराहट होती हुई कॉम्प्लेक्स नंबर वगैरह देख के उनको एकदम से वियर्ड लग सकता है कि यार क्या कर दिया, बट इफ यू जस्ट लुक एट द क्वेश्चन, है ना, थोड़ा सेंसिबली अगर आप यहाँ पे सोचने की कोशिश करोगे आपको डेफिनेटली पता चलेगा कि यार ये क्या रिप्रेजेंट करने की कोशिश है, ठीक है ना। कंसिडर द फॉलोइंग सबसेट ऑफ द XY प्लेन। XY प्लेन का कोई सबसेट है, मतलब X और Y प्लेन में लाई करने वाले कुछ तो पॉइंट्स होंगे शायद, ठीक है ना। अच्छा, तो ये जो सेट है इन्होंने यहाँ पर जो क्रिएट किया है, यहाँ पे हम देख सकते हैं कि अच्छा कुछ ऑर्डर्ड पेयर लिखा है, समथिंग कॉमा समथिंग। सो अगर XY प्लेन के अंदर लाई करने वाला कुछ भी समथिंग कॉमा समथिंग हो तो X, Y नाम का कोई पॉइंट है।
लेकिन अभी x, y नाम का जो पॉइंट है इन्होंने क्रिएट कैसे किया है, x कोऑर्डिनेट जो है उसके लिए उसने यहां पे कॉम्प्लेक्स नंबर का इस्तेमाल किया है, एंड y कोऑर्डिनेट जो है उसके लिए भी उसने कॉम्प्लेक्स नंबर का इस्तेमाल किया है, राइट। लेकिन यहां से मैं क्या कर सकता हूं, z कॉमन निकाल के उसका मॉडुलस अलग से निकाल सकता हूं, एंड 1 माइनस आई का मॉडुलस अलग से निकाल सकता हूं, और ये तो मॉडुलस ऑलरेडी है यहां पे। तो आपका जो 1 माइनस आई का मॉडुलस है वो कितना होता है, √2 के बराबर होता है ना, ये तो पता है, बेसिक सा थॉट, ये आपका √2 के बराबर है, तो ये √2 टाइम्स ऑफ z है, राइट। तो मतलब x जो है वो √2 टाइम्स ऑफ z है, और y जो है वो z का स्क्वायर है, मॉड z का स्क्वायर है। तो मैं क्या मॉड z यहां से रिप्लेस करवा दूं, अगर मैं पहली वाली इक्वेशन को पिक करके स्क्वायर कर लेता हूं तो x स्क्वायर इक्वल कितना आ जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ मॉड z का स्क्वायर आ जाएगा, और यहां से मॉड z स्क्वायर को अगर मैं रिप्लेस करवा देता हूं तो ये x स्क्वायर इज इक्वल टू 2y आ जाएगा। तो x स्क्वायर इक्वल टू 2y, ये क्या इक्वेशन है, y इक्वल टू x स्क्वायर, आपका पैराबोला है बेसिकली, है ना, एक एक्स्ट्रा 2 आ गया। सो ये क्या रिप्रेजेंट करता है, आपका एक पैराबोला रिप्रेजेंट करता है ना। भाई आई लाइक दिस क्वेश्चन, क्योंकि इन्होंने यहाँ पे समहाउ डराने की पूरी कोशिश करी है, थोड़ा कॉम्प्लेक्स नंबर वगैरह डालने की कोशिश करी, बट आप जैसे ही सोचोगे कि यार अल्टीमेटली मॉड z क्या है, इट इज सम रियल एंटिटी, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को पकड़ा है और उसका मॉडुलस ले लिया है, सो इट रिप्रेजेंट्स डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, सो इट इज बेसिकली सम पैरामीटर दैट दे हैव यूज्ड टू क्रिएट अ रिलेशन बिटवीन x एंड y। यहां पे पैरामीटर दिख रहा है, यहां पे दिख रहा है, यहां पे दिख रहा है, रिप्लेस करा दो, रिप्लेस करा दोगे तो एक्स और वाई में जो इक्वेशन आ रही है वही आपका कर्व का रिप्रेजेंटेशन होगा, जिसको बेसिकली एक्स वाई प्लेन में किसी सबसेट की तरह देख रहा है, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं। अगेन अ वेरी स्टैंडर्ड क्वेश्चन, शिप है, उसके अंदर 3 इंजन हैं ABC, ठीक है ना। अगर ये तीनों के तीनों काम कर रहे हैं तो आपकी शिप तैर रही है, लेकिन अगर कोई एक फेल हो जाता है तो भी शिप आपकी तैरेगी, है ना। द शिप कैन कंप्लीट द वॉयज ओनली इफ एटलीस्ट टू ऑफ दीज इंजन्स कीप वर्किंग, कम से कम दो ने तो काम करना चाहिए, राइट। And the probability of engine A breaking down is basically 1/4, इंजन B के ब्रेकडाउन का 1/4 है, और इंजन C के ब्रेकडाउन का चांस 1/2 है। What is the probability that the ship can complete the voyage? So ये कंप्लीट कर सकती है, इसका मतलब क्या है कि यार किसी ने भी यहाँ पे दिक्कत नहीं दिया, तीनों के तीनों अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं, या फिर हो सकता है कि A ने दिक्कत दिया, या फिर हो सकता है कि B ने दिक्कत दिया, या फिर हो सकता है कि C ने दिक्कत दिया, बस यही आपके पॉसिबिलिटीज हो सकता है। इससे ज्यादा अगर इंजन खराब हो गए तो फिर तो आपका वॉयज कंप्लीट नहीं हो पाएगा, शिप डूब जाएगा, राइट। तो अगर आपके ABC हमने यहां पे लिखा है, इसका मतलब ये नोटेशन बता क्या रहा है, ये नोटेशन बता रहा है कि तीनों के तीनों सही काम कर रहे हैं। तो ब्रेकडाउन होने के चांसेस अगर 1/4 हैं, A के ब्रेकडाउन होने के चांसेस अगर 1/4 है, तो ब्रेकडाउन नहीं होने के चांसेस 3/4 हैं, B के भी ब्रेकडाउन नहीं होने के चांसेस 3/4 हैं, राइट। एंड देन C के ब्रेकडाउन नहीं होने के चांसेस 1/2 है। अगला सिनेरियो हो सकता है कि A सच में ब्रेकडाउन हो गया, A का ब्रेकडाउन अगर हो गया है तो उसके चांसेस 1/4 है, B और C का नहीं हुआ है, तो B का ब्रेकडाउन ना हो उसके लिए हमें 3/4 लिखना चाहिए, एंड C का ब्रेकडाउन ना हो उसके लिए 1/2 लिखना चाहिए। A का ब्रेकडाउन नहीं हुआ है ना, ठीक ठाक चल रहा है सब कुछ, B का ब्रेकडाउन हुआ है, ठीक है ना। सो A सही से चल रहा है, मतलब 3/4 चांसेस है उसके, और B ब्रेकडाउन हो गया उसके चांसेस 1/4 है, और C ब्रेकडाउन नहीं हुआ उसके चांसेस भी 1/2 है। अगर A और B सही तरीके से काम कर रहे हैं तो उसके चांसेस क्या हैं, 3/4, और C के ब्रेकडाउन होने के चांसेस भी कितने हैं, 1/2 के ही बराबर है, राइट। सो यही है आपका ओवरऑल कैलकुलेशन, इसको कर लो और देखो क्या आंसर आता है। सो आपके पास में यहाँ पे डिनोमिनेटर में तो सब जगह 32 ही है, न्यूमरेटर में अगर देखते हो तो 9 है, 3 है एंड 9 है इन दी एंड, ठीक है ना। सो कितना हो जाएगा, 12 12 24, तो 24 और 32, तो यहाँ पे कैंसिलेशन में 8 के साथ में 3 और 4, ठीक है ना। सो 3/4 मतलब ए ऑप्शन आपका करेक्ट आ गया। काफी स्टैंडर्ड सवाल प्रोबेबिलिटी का, जहां पे इंडिपेंडेंट इवेंट्स होते हैं तो आप एक एक को यहां पर जो है प्रॉब्लम में डाल सकते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है, यहां पर आ रहा है कि आपको डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करनी है। डिफरेंशियल इक्वेशन भी आपके यहाँ पे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, जिसके अंदर आपको केवल बस सब्स्टिट्यूशन के साथ में पहले स्टार्ट करना होगा, जहां पे हम क्या कहते हैं कि लेट कर लेते हैं कि साइन y जो है वो आपका z के बराबर है, ताकि आपका जो cos y के साथ में dy बाई dx का रिप्लेसमेंट है वो dz बाई dx के साथ में बढ़िया तरीके से जा पाएगा, राइट। एक बार ये रिप्लेसमेंट आपको दिखाई देता है तो आप यहाँ पे अपनी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे नोटिस करोगे, आपकी जो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है दिस बेसिकली बिकम्स dz बाई dx, उसके साथ में यहाँ पे 1/x के साथ में z, एंड देन राइट हैंड साइड में x। तो यहां पे निकलता है क्या, इंटीग्रेटिंग फैक्टर, यहां पे निकलेगा इंटीग्रेटिंग फैक्टर, कितना आ जाएगा, e रेज टू इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx, सबसे स्टैंडर्ड सबसे बेसिक e रेज टू ln x, सिंप्लीफाई करके x, राइट। सो आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ चुका है।
आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ चुका है, ठीक है ना। सो हम यहाँ पे अपना सॉल्यूशन लिखना स्टार्ट कर सकते हैं क्या। सॉल्यूशन कैसे लिखा जाएगा, z इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, मतलब z इंटू एक्स, z इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ राइट हैंड साइड में जो भी कुछ था इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, तो मतलब एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन करना है, तो z इंटू एक्स कितना हो जाएगा यहाँ पे एक्स क्यूब बाय 3 हो जाएगा, राइट। एंड z की वैल्यू यहाँ पे रिप्लेस अगर मैं कर देता हूं तो कितना है, साइन y है, ठीक है ना। तो x साइन y इज इक्वल टू एक्स क्यूब बाय 3 प्लस सी, ऐसे यहाँ पर सिंप्लीफाइड वर्जन हमारे पास में आता है। एंड नाउ व्हाट इज द आइडिया कि हम यहाँ पे c फाइंड करने के लिए डेटा यूज करेंगे। डेटा कितना दिया है इन्होंने, डेटा दिया है कि √3 डाल के कितना आ रहा है, √3 डालने से π/2 आता है। सो √3 π/2 अगर मैं सेटिस्फाई कराता हूं तो π/2 डाल के तो 1 हो जाएगा, √3 डाल के यहाँ पे √3 नजर आएगा, √3 डाल के 3√3 अपॉन 3 बनेगा, 3 कैंसिल करके c का वैल्यू आपका 0 आ जाएगा, ठीक है ना। c का वैल्यू अगर आपका 0 आ गया तो आप यहाँ पे इसका हल्का फुल्का सिंप्लीफिकेशन भी करवा सकते हैं x कैंसिल करवाने के बाद में, ठीक है ना। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो आपका एक x कैंसिल हो जाएगा, c क्योंकि आपका 0 हो चुका है तो यहाँ पे x² by 3 बनेगा, x²/3, राइट। एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ, क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द वैल्यू ऑफ y, अगर x आपके यहाँ पे √3/2 है तो सो हम यहाँ पे x की वैल्यू √3/2 डाल के देखते हैं कि साइन y कितना बन रहा है। तो साइन y आपका यहाँ पे हो जाएगा 3/2 अपॉन 3, है ना, स्क्वायर करना के बाद में, तो ये 1/2 के बराबर आ रहा है। तो साइन y अगर 1/2 आ रहा है तो y की वैल्यू मतलब कितनी होनी चाहिए आपकी, 30 डिग्री के बराबर आपकी वैल्यू होनी चाहिए, राइट। सो ए ऑप्शन इस केस में आपका करेक्ट है। एंड ऐसे ही एक बार लास्ट क्वेश्चन और देख लेते हैं। दिस अगेन इज अ प्रीटी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, लेकिन यहाँ पर क्या है, आपने फंसना नहीं है। हो सकता है कि आपके यहाँ पर प्रैक्टिस थोड़ी सी यहाँ पर कम हो इस तरह के फिगर को एनालाइज करने की, लेकिन तब भी कोशिश करो, है ना। यू शुड बी एबल टू आंसर दिस क्वेश्चन फॉर श्योर। मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है ना। स्पेशली यहाँ पर जो डेटा दिया है वो काफी इंटरेस्टिंग है और काफी अच्छे से गाइड करता है कि हमने आगे कैसे बढ़ना चाहिए, ठीक है ना। आपको यहाँ पर ये लेंथ 3 दिया है, ये 4 दिया है, ये 1 दिया है, यहाँ पर ये 90 90 90 दिया है। ये डेटा बेसिकली क्वेश्चन में इन्होंने लिख के भी बता दिया है ना, कि पढ़ने में कोई दिक्कत ना हो, लिख के बता दिया कि भाई ये तीनों एंगल 90 डिग्री है और ये साइड लेंथ 3 है, ये साइड लेंथ 4 है, वो साइड लेंथ 1 है। सो 3 और 3 देख के ये तो क्लियर, 3 और 4 देख के ये तो क्लियर हो जाता है कि हमें कहीं ना कहीं पाइथागोरस थ्योरम अच्छे तरीके से यूज करके इसको 5 बनाना है ना। ये तो हमने 5 बनाने का सोचा ही है, इतना तो क्लियर है। QB आपका 5 के बराबर है, और क्योंकि यहां पे एक राइट एंगल दिखाई दे रहा है, मतलब, और यहां पे 5 दिखाई दे रहा है, यहां पे 1 दिखाई दे रहा है, तो इसको ज्वाइन करने का भी मन डेफिनेटली करेगा कि आपने C एंड किसको ज्वाइन करना चाहिए, Q को आपने ज्वाइन करना चाहिए, इसको आपने ज्वाइन करना चाहिए। तो अगर आप इसको ज्वाइन करते हो तो अगेन देयर इज वन मोर राइट एंगल ट्राइंगल विच इज कमिंग इनटू पिक्चर, विच इज बेसिकली QPC। सो QPC में मेरे पास में जो लेंथ वगैरह मुझे पता है वो कौन सी है। अच्छा, यहां पर जो है QPC तो बनी रहा है, साथ ही साथ सॉरी QBC बन रहा है, जिसके अंदर मुझे 2 साइड लेंथ्स पता है, एक 5 पता है, एक 1 पता है। मतलब ये जो हाइपोटेनस है ये कितना हो जाएगा आपका √26 के बराबर हो जाएगा, है ना। अंडर रूट के अंदर इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर। अब यहां पे इन्होंने जो हमसे सवाल पूछा है वो क्या है कि आप PQ का लेंथ निकाल के बताओ। मतलब ये वाला लेंथ बेसिकली फाइंड करना हमारा सवाल, ये वाला लेंथ बेसिकली हमें फाइंड करके बताना है यहां से लेके यहां तक का, ठीक है ना। सो आई समहाउ वांट टू कैलकुलेट दिस। सो व्हाट इज द बेस्ट आइडिया यू कैन डू एट दिस पॉइंट इज कि आप यहां पे एंगल्स को इन्वॉल्व करा लो और इसको ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन में चेंज कर लो, ठीक है ना, रादर देन कीपिंग इट जस्ट ज्योमेट्री का सवाल हो, आप यहाँ पे साइड लेंथ वगैरह निकाल रहे हो, ठीक है ना। जस्ट ज्योमेट्री मत रखो, आप इसको ट्रिग्नोमेट्री बनाओ। आप यहाँ पे बोलो कि ये वाला एंगल लेटर से आपका अल्फा है और ये वाला एंगल आपका बीटा है, ठीक है ना, अल्फा और बीटा। अगर मैं अल्फा और बीटा ऐसे अलग अलग एंगल मानता हूं तो यहाँ पर ये जो PQC एंगल है ये ये आपका जो PQC एंगल है ये अल्फा प्लस बीटा हो गया। और अल्फा प्लस बीटा अगर ये ओवरऑल एंगल आपका बना है तो इस बड़े से राइट एंगल ट्राइंगल में जो PQC वाला आपका राइट एंगल ट्राइंगल है, वी कैन क्लियरली सी कि आपका जो PQ डिस्टेंस आपको निकालना है दैट इज बेसिकली √26 cos ऑफ अल्फा प्लस बीटा, √26 cos ऑफ अल्फा प्लस बीटा, ठीक है। और यहां से आप फॉर्मूला ओपन कर लो ताकि आपको दोनों अलग अलग ट्राइंगल्स जो कंप्लीट नजर आ रहे हैं, कंप्लीट ट्राइंगल्स है आपके उसमें, ठीक है ना। अल्फा वाला ट्राइंगल भी कंप्लीट है, सारे साइड्स पता है, बीटा वाला ट्राइंगल भी कंप्लीट है, सारे साइड्स पता है, ठीक है ना। तो अगर आप इसको ओपन बस कर लेते हो तो आपके पास में कितना आ जाएगा, आपके इसमें आ जाएगा cos अल्फा cos बीटा एंड माइनस साइन अल्फा साइन बीटा। इसके अंदर आने वाले चारों ही टर्म्स आप बस ट्राइंगल में से देख देख के यहाँ पे इनपुट में डाल पाओगे। cos ऑफ अल्फा, अल्फा वाले ट्राइंगल में जाओ, है ना, 3 4 वाले ट्राइंगल में cos की वैल्यू बतानी है तो 3/5 लिखोगे। cos बीटा, तो ये बीटा वाले ट्राइंगल में जाओ, cos की वैल्यू बतानी है तो 5/√26 बताओगे, राइट। एंड देन माइनस
साइन अल्फा मतलब कितना बताओगे, अल्फा वाले ट्रायंगल में जाके साइन अल्फा 4/5 के बराबर हो गया, एंड देन साइन बीटा तो ऊपर वाले ट्रायंगल में जाके 1/√26 आपका ये हो गया, है ना। बस कैंसिलेशन करा दो, आपका यहाँ पे आंसर आ चुका है ना। कोई खास यहाँ पे दिक्कत नहीं हुई, आपका √26 पहले तो कैंसिल कर दो, है ना। आपकी वैल्यू अच्छी बन रही है यहाँ पे। एंड कितना हो जाएगा ये 15 - 4 मतलब ये हो जाएगा आपका 11, नीचे आ जाएगा आपका 5, ठीक है ना। सो 11/5 आपका वैल्यू बनता है, मतलब 22/10 आंसर बनता है, मतलब 2.2 इस क्वेश्चन में आपका आंसर बनना चाहिए, ठीक है ना। सो मतलब ए ऑप्शन इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट माना जाएगा। ऑलराइट, सो गो थ्रू दीज पीवाईक्यूज वंस अगेन। आपके साथ में 2025 के जो पीवाईक्यूज वो भी मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर दिए हैं। अगर आपने ठीक ठाक लेवल पे अपनी प्रिपरेशन करी है तो आपको बहुत ही इजी लग रहे होंगे ये क्वेश्चंस। अगर आपने जेईई मेन जेईई एडवांस कहीं ना कहीं अपनी प्रिपरेशन में अच्छा समय स्पेंड किया है तो, राइट। इवन इफ यू हैव नॉट अचीव्ड अ वेरी गुड परसेंटाइल और वेरी गुड रैंक इन जेईई मेन जेईई एडवांस, दैट्स फाइन, बट आपने अगर जेन्युइन एफर्ट लगाए हैं अपनी प्रिपरेशन में, देन यू मस्ट बी फीलिंग कि यार ये सवाल तो आपके काफी आसान है, ठीक है ना। लेकिन अगर आपने बोर्ड लेवल पे भी अगर तैयारी करी है तो आप ये मान सकते हैं कि आपकी एटलीस्ट प्रिपरेशन तो पूरी है। आपको हो सकता है कि ये उतना आसान नहीं लग रहा होगा क्योंकि आपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी नहीं करी है, लेकिन आपने बोर्ड लेवल पे भी अगर मैथमेटिक्स पढ़ा है तो आपने कॉस ऑफ अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला पढ़ा है। ऐसा नहीं कि आपने डिफरेंशियल इक्वेशन कभी सॉल्व नहीं करी है। इससे बेटर डिफरेंशियल इक्वेशन बोर्ड में पूछी जाती है, ठीक है ना। इससे बेटर प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है ना। सो अगर आपने यहाँ पे बोर्ड लेवल पे भी अगर तैयारी करी है, दीज क्वेश्चंस आर वेरी मच अंडर योर रडार। आप इनको पूरी तरह से एंड टू एंड सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। सो डिफिकल्टी पॉइंट ऑफ व्यू से आई एम एक्सपेक्टिंग कि आपको ये फील होना स्टार्ट हो चुका होगा कि दिस पेपर इज ओके, है ना। हम इसको डिफिकल्टी के मामले में तो यहाँ पे बिल्कुल भी हाई रेट नहीं करेंगे, बट अगेन लुक एट द कंप्लीट पेपर, क्योंकि कंप्लीट पेपर अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो आपको यहाँ पे फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स एंड देन बायो भी एड्रेस करना है, ठीक है ना। तो ये पेपर अगर आप अच्छे तरीके से एड्रेस करना चाहते हैं, पूरा अगर सॉल्व करना, तो थोड़ा बहुत बायो वगैरह भी यहाँ पर देखो कि आपको टॉप क्वेश्चंस कहीं से अगर मिल जाते हैं तो कम से कम उतने क्वेश्चंस आप करके रख लो, ठीक है ना। एंड उसके लिए मेरे ख्याल से बेस्ट आइडिया यही है कि आपको यहाँ पर ये जो टेस्ट सीरीज मिल रही है ना, ठीक है ना, इसके अंदर 30 टेस्ट है। 30 टेस्ट में आपके बायो के जितने भी क्वेश्चंस हैं एटलीस्ट उनके आंसर वगैरह पता करके आप रख सकते हो, ठीक है ना। उसमें से अगर कुछ बैठ जाता है तो थोड़े आपको यहाँ पर जो है सपोर्ट मिल जाएगा। 2-4-5 सवाल का भी अगर सपोर्ट मिल जाता है तो यू विल बी अहेड ऑफ द कंपटीशन फॉर श्योर, बिकॉज एवरीबडी इज प्रिपेयर्ड मोस्टली फॉर 3 सब्जेक्ट्स, ठीक है ना। पीसीएमबी वाली जो जनता होती है, जो पीसीएमबी चारों सब्जेक्ट प्रिपेयर करती है अपने 11th एंड 12th में, उनको तो ऑब्वियसली एक एडेड एडवांटेज है कि उन्होंने पढ़ाई यहाँ पे चारों सब्जेक्ट्स की करी है, ठीक है ना। लेकिन उनमें भी यहाँ पर जो बच्चे होते हैं वो 2 तरीके के होते हैं, है ना। पीसीएमबी लेने के बाद भी जेईई की तैयारी करने वाले बच्चे एंड पीसीएमबी लेने के बाद में नीट की तैयारी करने वाले बच्चे, है ना। ऐसे अलग अलग बच्चे होते हैं। तो फोकस फिजिक्स और बायो में से किसी एक के ऊपर ही होता है, दोनों के ऊपर फोकस हो ऐसा नहीं हो पाता, ठीक है ना। बट ऐसी जनता बहुत कम है, ठीक है ना। मोस्टली जनता जो है वो 3 सब्जेक्ट वाली ही है। तो 4 सब्जेक्ट में अगर आप थोड़ा सा और बेनिफिट लेके जाते हो तो आपको यहाँ पे, है ना, थोड़ा सा फायदा कॉम्पिटिटिव एज एक मिल सकती है, ठीक है ना। अगेन कहाँ से आप कर सकते हो, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। आप यहाँ पे जो टेस्ट सीरीज है इसको ज्वाइन करो और इसके अंदर जो आपके इंपॉर्टेंट टेस्ट के अंदर क्वेश्चन आपको दिए गए हैं, कम से कम उतने क्वेश्चन आप करके जाओ, ठीक है ना। आपके जो एक्चुअली यहाँ पे पेपर्स है ना, उनको भी अगर आप यहाँ पे अटेम्प्ट करोगे तो आपको अपनी स्पीड का आइडिया लगता है, आपको यहाँ पर अपनी जो एक्यूरेसी वो पता चलता है, लेवल ऑफ पेपर आपको फील होता है कि हम ओवरऑल जब चारों सब्जेक्ट बैठ के एक साथ दे रहे हैं तो हमारी क्वेश्चन सिलेक्शन सही जा रही है नहीं जा रही है ना। तो ये सारी चीज़ें आपको पता चलेंगी एंड मेक श्योर दैट यू आर नॉट मिसिंग आउट ऑन दिस अपॉर्चुनिटी ऑफ डूइंग अ फुल ऑन प्रिपरेशन फॉर दिस पर्टिकुलर एग्जाम एज वेल, ठीक है ना। अच्छा एक पेपर है, अच्छा एग्जाम है एंड उतना डिफिकल्ट नहीं है। बट जो कॉलेजेस आपको मिलते हैं वो काफ़ी अच्छे कॉलेजेस हैं, ठीक है ना, उनका काफ़ी अच्छा रेपुटेशन है, ठीक है ना। सो दैट इज द रीजन कि ये एक अच्छा बेट आपके लिए हो सकता है। अगर आपने फॉर्म फिल किया है तो प्रिपरेशन करके आपने डेफिनेटली अपना पेपर देने जाना चाहिए, ठीक है। चलिए, ऑल द बेस्ट, टेक केयर एवरीवन, बाय बाय।